अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स में एक चीज़ बहुत कांस्टेंट है, दैट इज डांस बार्स। उसकी क्या हिस्ट्री है? इंडिया का या मुंबई का जो पहला गैंग वॉर शुरू हुआ है वो सोनिया बार से ही शुरू हुआ है। येड़ा गोपाल नाम का एक किलर होता था, डांस बार में कहीं घुस जाएगा और कोई लड़की पसंद आ गई तो उठा करके वो अपने कंधे पे लाद लेगा, हाथ में उसके पिस्टल रहती थी, आपने मुंह खोला और गोली मार दी उसमें, वो इतना पागल था। विवेक अग्रवाल जो एक ऑथर और क्राइम जर्नलिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे क्राइम रिपोर्ट करने पे कैसी थ्रेट्स मिलती है, एक गैंगस्टर से मिलने की प्रोसेस क्या होती है, दाऊद इब्राहिम आज भी इंडिया में ऑपरेट कैसे करता है, पॉलिटिक्स और माफिया का क्या रिलेशन है, एंड जब दाऊद को कोई इंटेल नहीं ढूंढ पाई उस टाइम पे हमारे आज के गेस्ट के पास दाऊद की सबसे लेटेस्ट फोटो कैसे आई। इन सब के बारे में आज के गेस्ट ने हमसे बात करी है। फिरोज कोंकणी को किलिंग मशीन क्यों मिला था? ही इज अ साइको सेक्स किलर। मैं जब उससे मिला था मुंबई पुलिस की लॉकअप में, उसने बोला कि जब मैं किसी को मारता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी औरत के साथ सोया है। ये सारे गैंगस्टर्स ये रिक्रूट कैसे करते हैं? इनके रिक्रूटर अलग ही होते हैं, तो वो जेल में बिना किसी कारण के भी चले जाते हैं और वहां से वो देखते हैं, अरे क्या हुआ रे, तू जाता क्यों नहीं बाहर, चल छोड़ मैं करवाता हूँ। ये लड़का प्लीज हो गया, ले करके और गैंग बॉस के पास गया। आज सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन होगा इंडिया में? दाऊद इब्राहिम ही है। जो 2 बड़े हत्याकांड हुए हैं इस देश में, वो लॉरेंस बिश्नोई का किया करवाया हुआ ही नहीं है। दाऊद आज भी एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव है। सच्चाई हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हाउ मच डू यू थिंक दाऊद इब्राहिम अर्न करता था? दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में था तो कमाई उसकी 2000 करोड़ रुपए साल की होगी। किसी से डरता था दाऊद इब्राहिम? दाऊद बहुतों से डरता भी था। शारजा के बाद दाऊद इब्राहिम को कहीं फोटो ही नहीं था। आपके पास इतनी लेटेस्ट फोटो आई कैसे? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। एक टाइम तक शारजा के बाद दाऊद इब्राहिम का कहीं फोटो ही नहीं था। आपके पास इतनी लेटेस्ट फोटो आई कैसे? वो भी कराची की थी शायद, राइट? हाँ, कराची में उनके जो घर है क्लिफ्टन एरिया में, जिसको कि जहाँ उनका बंगला है वो वाइट कलर का मोइन पैलेस के नाम से पहचाना जाता है, उसके घर के अंदर 50 मीटर का एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल के सामने वो खड़े हुए हैं। सफ़ेद रंग का पठानी सूट पहना हुआ है और काले रंग का कोट पहना हुआ है, वो तस्वीर है। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था वो, लेकिन हाँ ये है कि उसका एक सेटबैक ये रहा कि जो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो मेरा कट गया उससे। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी बहुत सारी आपने खतरे वाली चीज़ें करी, उसमें किसी ने आपको बोला है कि अगर ये पब्लिश कर दिया तूने या ये चीज़ बाहर निकाल दी तो बचेगा नहीं तू? क्राइम की जो न्यूज़ होती है ना, उसमें मोस्टली ये होता है कि आप किसी और व्यक्ति पे खबर कर रहे हैं, सपोज जैसे छोटा राजन पे लिख रहे हैं, गवली पे लिख रहे हैं, किसी पे भी लिख रहे हैं, तो आप उनसे कोट मांगने नहीं जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप पॉलिटिकल न्यूज़ करते हैं, धार्मिक खबर करते हैं, कोई कारपोरेट के अगेंस्ट करते हैं, तो आप उनसे पहले कोर्ट मांगते हैं कि भैया अपना पक्ष रखिए। हम लोग पक्ष मांगने नहीं जाते। भैया तुम तो क्रिमिनल हो, तुमसे क्या पक्ष मांगने जाना है, क्यों मांगने जाना है, ये क्राइम है, ये तुम्हारी चीज़ है, ये हमने छापी है। माफिया और टेररिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? माफिया और टेररिस्ट में बहुत बेसिक फ़र्क ये होता है कि एक आइडियोलॉजी पे काम करता है और एक आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता। टेररिज्म आइडियोलॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अब एक आइडियोलॉजी को कैटर करते हैं, उसके तहत वो क्राइम करते हैं। और माफिया जो है उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ पैसा कमाना और पावर में रहना है। तो दोनों के बीच का बेसिक फ़र्क ये है। क्रिमिनल दोनों हैं, एक जो है वो धन कमाने के लिए करता है और एक जो है अपनी आइडियोलॉजी के तहत सत्ता हासिल करने या उसको एक्सपांड करने के लिए करता है। जैसे ईसिस है या सिमी है या लश्कर तैयबा है या और भी तमाम है, नक्सलाइट्स हैं। तो ये सारे लोग एक वैचारिक धरातल पे उस पृष्ठभूमि पे बैठे हुए लोग हैं जिनको कि अपनी उस चीज़ से लेकर के, उस विचारों से लेकर के और आगे जा कर के और अपने सत्ता हासिल करनी है या उसको इस्टेब्लिश करना है। क्रिमिनल गैंग्स टॉप पे पहुंच करके भी सत्ता हासिल करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनका काम है पैसे कमाए, खाए, भैया मौज करो, यानी खाए पियो और खिसके, मतलब ही यार किसके। बहुत कम ऐसे हुए हैं, जैसे गोवा का एक चीफ मिनिस्टर हुआ है जो अपने वक्त का बड़ा नार्को एंड गोल्ड स्मगलर रहा है और वो काफ़ी लंबे समय तक शायद 2 या 3 बार सीएम बना।
तो अब तो उनकी भी शायद डेथ हो चुकी है। हाजी मस्तान ने भी ये कोशिश की थी कि वो सत्ता हासिल करे। हाजी मस्तान के ऊपर जो है मेरी बिल्कुल एक किताब आ रही है जिसमें मैंने उनका जो ये पॉलिटिकल ड्रीम था वो कैसे शुरू हुआ और कैसे परवान चढ़ा और कैसे टूटा, उसकी पूरी एक अध्याय मैंने लिखा है उसमें इसी वजह से। आप हाजी मस्तान की बात कर रहे थे, हाजी मस्तान का क्या था पॉलिटिकल ड्रीम, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था? गिव मी अ समरी। हाजी मस्तान जो हैं उनका उतार का वक्त था और दाऊद इब्राहिम के चढ़ाव का वक्त था। और दाऊद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत क्रूड, बहुत क्रूअल और बहुत ही ज़्यादा तेजी से ऊपर आने की तमन्ना और चाह रखने वाला व्यक्ति था। यंग लड़का था एकदम, और बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने हाजी मस्तान और उस वक्त के जितने भी तमाम गैंग लीडर्स थे उनकी सबकी हवा निकाल दी थी अकेले बंदे ने। हालांकि उसमें उसको भी बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने बड़े भाई की जान उसकी गई और उसके बाद में उसने जो ब्लड शेड किया वो तो कमाल का है, दुनिया उसके बारे में सब जानती है। उसने ऐसी स्थिति कर दी कि एक वक्त में जो हाजी मस्तान के लिए रोड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन गोल्ड का करता था वही उसके सिर पे आके बैठा। और अगर कोई व्यक्ति आकर के शिकायत कर देता था कि अरे तो आपके लड़के मुझे तंग कर रहे हैं या आप मुझे परेशान कर रहे हो, मैं हाजी भाई को शिकायत करूंगा। बोले अच्छा तू हाजी भाई को शिकायत करेगा ना, कोई बात नहीं है, 2 मिनट बैठ जरा। थोड़ी देर बाद में उसी आदमी को अंदर बुलाता था और खिड़की से बाहर दिखाता था कि तू जो आदमी को बोल रहा था ना कि जिसकी तू शिकायत करेगा, वो देखो मेरे ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसको बैठाते भी नहीं थे, उसको बाहर खड़ा रखते थे। इस बात की शिकायत खुद हादी मस्तान ने किसी व्यक्ति से की थी जिसने कि मुझे ये किस्सा बयान किया। तो वो आदमी तो बेचारा पजल हो जाता था। जो दाऊद गैंग के लोग बोलते थे या दाऊद बोलता था वो उसको मानने पर मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त का जो फरिश्ता था हाजी मस्तान, वो उस वक्त वहां पर पानी भर रहा होता था। क्यों? क्योंकि डर चुका था, वो दाऊद से बूढ़ा हो चुका था, उसकी पूरी ताकत जा चुकी थी। और दाऊद इब्राहिम जो है वो गुस्सैल था, किसी को भी मार देता था। उसने हमीद को मारा, उसके बेटों को मारा और वो सब किया। दिलीप अजीज थे, उनके बेटे हमीद और एक और था, उन लोगों को ऐसे मतलब कत्लेआम मचा रखा था उसने। तो उस वक्त में इसको ये जब लग गया कि हाजी मस्तान को कि भाई अब ये सब धंधा समेट करके और पीछे हो जाने का वक्त है। और उसी समय में आपके इमरजेंसी आई और उनको जेल जाना पड़ा। जेल गए तो उनको लगा कि भैया अब तो कहानी ख़त्म हो गई है। बाहर आए तो वो जो है अपना एक उन्होंने NGO खोला, उसमें लोगों की मदद करने लग गए। फिर बाद में उनको एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि आप तो पॉलिटिक्स में आ जाओ। कल तक जो लोग आपके आगे पीछे डंडे लेके घूमते थे, कल वो डंडे पीछे रख करके और आपको सलाम बजाएंगे। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको छोड़ करके NGO को, और उन्होंने फिर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी महासंघ के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की। उसमें उन्होंने चुनाव भी लड़े। उन चुनाव में ये होता था कि दिलीप कुमार साहब भी जाया करते थे उसमें तकरीर देने के लिए और उसकी पार्टियों में, जुलूसों में और इन सब चीज़ों में। और बड़ी फुटफॉल होती थी, खूब भीड़ जमा होती थी, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होता था। उन्होंने जितने लोग खड़े किए थे चुनाव में, उनमें से सिर्फ 2 ही लोग जीते थे, और वो दोनों ही पत्रकार थे, उर्दू रिसालों में काम करने वाले सहाफ़ी थे। वही 2 लोग जीते थे, उसके अलावा कोई नहीं। तो उनकी ये जो मंशा थी कि मैं एक पॉलिटिकल पावर बन के खड़ा हो जाऊं, पानी की तरह पैसा बहाया उन्होंने उसमें, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। क्योंकि लोग जो है, इस देश की जनता बड़ी समझदार भी है। वो समझती है कि मतलब ये आदमी एक क्रिमिनल रहा है या क्रिमिनल है, तो ये जब सत्ता में आएगा तो ये हो सकता है कि सत्ता का मिसयूज भी करे, इसलिए उनको करने नहीं दिया, नहीं उसको मौका। हाजी मस्तान और दाऊद का रिलेशन कैसा था? शुरू में तो बहुत अच्छा था, बाद में खटास आती गई। क्यों स्टार्टिंग में अच्छा था रिलेशन? क्योंकि दाऊद इब्राहिम छोटा था, उसको पैसों की ज़रूरत थी। साबिर जो है वो उसको कंट्रोल में रखता था। साबिर बहुत ही समझदार, बहुत ही दुनियादार व्यक्ति था, बड़ा भाई था, और उसने वो लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन करने बनाने के सिलसिले में बहुत बढ़िया इंसान था। तो दाऊद जो है वो बहुत ही अति उत्साही, बहुत तुरंत गुस्से में आ जाने वाला और बिना सोचे समझे रिएक्ट करने वाला लड़का था। तो दाऊद को जो है साबिर हमेशा कंट्रोल में रख के चला करता था। जैसे ही साबिर की मौत होती है, दाऊद उच्छृंखल हो गया।
दाऊद ने हर उस आदमी को चुन चुन कर मारा जिस आदमी ने कभी किसी वक्त में उसको उंगली दिखा दी हो या तू बोल दिया हो। सब याद रहा उसको, एक एक को ढूंढ, बिल्कुल एक एक को खोज खोज के चुन चुन के उसने मारा और मरवाया, और बहुतों को तो पुलिस से सुपारी दे करके एनकाउंटर में मरवाया। ये खुला तथ्य है, इसमें कोई छुपाव वाली बनाव वाली बात नहीं है। सबको पता है कि कितने ही पुलिस ऑफिसर्स जो है उसके पेरोल पे थे और उसके कहने पे एनकाउंटर किया करते थे। तो वक्त के दाऊद को ये बिल्कुल रास नहीं आता था, अरे काहे का एरिया बांटने वाला, तू कौन होता है, मैं जहां पे कदम रखूंगा वो मेरा इलाका है। किसी से डरता था दाऊद इब्राहिम? दाऊद बहुतों से डरता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं डरता रहा हो। जिनाबाई खबरी हुआ करती थी, कभी उनकी बात नहीं काटी उसने। कौन थे, क्या था? जिनाबाई खबरी जो है हमारे यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं एक गॉड मदर के रूप में उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। हालांकि वो एक इन्फॉर्मेंट थी बॉम्बे पुलिस की, और उनके जो खाविंद थे वो पार्टीशन के समय में चले गए पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि तुम भी चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुंबई मेरा शहर है, वहाँ पे तो कौन हमें जानता पहचानता है, मैं तो यहीं रहूँगी। और वो चले गए, वो बच्चे यहीं इनके पास छोड़ गए, ये अकेली रह गई। बच्चे की जिम्मेदारी, कभी दुनिया में जीवन में बाहर जा कर के कुछ काम नहीं किया, किसी से बोला नहीं, पर्दानशी महिला थी। तो इन्होंने बाहर आकर के जब दुनिया देखनी शुरू की तो यंग थी, बहुत सुंदर भी थी, और जब उन्होंने देखा कि दुनिया इतनी कठोर है, ख़राब है, अब क्या करूं, कैसे कमाऊं खाऊं, तो कोशिश करती रही। लेकिन जब नहीं काम हुआ तो उस समय में शराब बंदी थी, तो इन्होंने शराब की तस्करी और वो बेचना शुरू किया। फिर बाद में इनको पता चला कि नहीं, पहले चावल के ऊपर बैन था तो चावल का काम करना शुरू किया, तो जिनाबाई चावल वाली कहलाने लगी। चावल उस वक्त जो है वो राशन में मिला करता था, यानी अगर आपके यहाँ शादी भी है तो शादी के लिए भी आपको 10 या 12-15 किलो जो है उतना ही मिलेगा कि आप 40 से ज़्यादा बाराती नहीं ला सकते या घराती नहीं हो सकते, एक शादी में इतने लोग होंगे, वो वाला चक्कर हुआ करता था। तो इनने चावल की तस्करी और ब्लैक मार्केटिंग की। फिर बाद में इनको लगा कि इसमें इतना पैसा नहीं है, शराब में बहुत ज़्यादा है, तो शराब का काम किया। शराब का करते करते इनका बड़ा वाइड नेटवर्क हो गया, क्रिमिनल्स के साथ रिश्ते हो गए, हाजी मस्तान से हो गए, करीम लाला से हो गए, यूसुफ से हो गए, और वो लोग सब इनकी बड़ी इज्जत करते थे। पुलिस वालों से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने लगी, पुलिस वालों के काम कराने लगी, तो इनका पावर बहुत बढ़ गया। दाऊद इब्राहिम के जो पिता थे, इब्राहिम कास्कर साहब, वो जिनाबाई खबरी को बड़ा मानते थे और एक तरह से राखीबंद भाई थे उनके, मुँह बोले भाई थे। तो उसकी वजह से ये उनको बुआ बोला करते थे, फूफी बोलते थे, और बड़ी उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, और थोड़ा एक हद तक डरते भी थे कि ये नाराज़ हो जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। बट इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट डरना हुआ ना। डर तो डर होता है, डर तो डर होता है, चाहे किसी भी तरीके का हो। बट इनको किसी का खौफ था? कोई ऐसा था जो इसको लगता था कि ये कंपटीशन है या ये बराबर की टक्कर? समद था, समद खान, उनका पूरा कंपटीशन था। अमीरजादा आलमजेब, जो दोनों पठान भाई थे, वो दोनों उनके लिए फुल कंपटीशन थे। और गैंग को तो खत्म कर दिया था ना, किहार दिया था, लेकिन डरता भी तो था ना। ऐसा नहीं था कि वो मतलब उठा और मार दिया और चल दिया ना, उन लोगों को मारने करने में इसके दांतों से पसीने आ गए थे, छक्के छूट गए थे दाऊद इब्राहिम के भी। ऐसा नहीं है कि आसानी से मार दिया। और जिन दिलीप अजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उनका बेटा जो है हमीद, और वो दूसरा, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो दोनों से तो दाऊद इब्राहिम 4 बांस दूर रहता था। बहुत खतरनाक थे वो दोनों। और वो तो ऐसे थे कि उनके पास में एक बाइक हुआ करती थी 550 सीसी की। आलम यह था कि वो बाइक जब जिस रास्ते से गुजरती थी उसके साउंड से लोगों को पता चल जाता था कि दिलीप भाई के लड़के आ रहे हैं, तो रास्ते खाली हो जाते थे, डोंगरी के रास्ते खाली होते थे। वो दौर था। और उनसे इब्राहिम भी दूर रहता था उनसे। छोटा राजन को थप्पड़ मारा इसने, हमीद ने। वो किसी से नहीं डरते थे, पागल थे वो दोनों, एकदम सिरफिरे थे। एक बार तो ये मारने ही पहुंच गया था दाऊद को, तो बच गया फॉर्चुनेटली किसी कारण से। दाऊद मान्या सुरवे वगैरह से डरते थे? मान्या सुरवे को मरवाने के बारे में ये कहा ही जाता है कि दाऊद इब्राहिम की टिप थी वो। और मान्या सुरवे निश्चित तौर से इस कदर खतरनाक था, और उसने खुलेआम ऐलान कर रखा था कि मैं मुस्लिम माफिया को ख़त्म कर दूंगा। और वो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, जितने बड़े पठान नहीं थे उससे ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वो इल्यूसिव था।
इसकी दाएं बाएं आसपास उसको हवा तक नहीं लगती थी कि वो कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, किससे मिलता है, किन के पास आता जाता है। उसके पीछे एक लंबी स्ट्रेटजी के तहत उसको इन्वेस्टिगेट करवा के, उसके पीछे खबरी लगा के, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल करके पुलिस को दी गई और उनने जा करके एनकाउंटर किया। ये कहानी किस्सा दुनिया बताती है आज भी, हमने भी ये बातें सुनी हैं। मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जिन इन्फॉर्मेट से मिलता हूँ, जिन पुलिस ऑफिसर से मिलता हूँ, या जिन अदर ये कहना चाहिए कि गुप्तचरों से या जासूसों से मिलता हूँ, उन लोगों से हमें ये खबरें मिलती हैं। अरुण गवली से डरते थे? नहीं, अरुण गवली वगैरह से कोई खौफ का नहीं सिलसिला था। अशोक जोशी से जरूर उसको खौफ था, डर था, इसलिए बाद में उसने अशोक जोशी को भी मरवाया। दाऊद ने अपने सामने जिन जिन लोगों से उसको डर हो सकता था उसने सबको मरवाया। बड़ा राजन को मरवाया, हर उस आदमी को मरवाया उसने, किसी को नहीं बख्शा। तो जो डरता वो तो सभी से। देखिए, आपको बता देता हूं कि अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहां आदमी आपको ऊपर से शेर दिखता है, अंदर से चूहा होता है। चाहे कोई भी डाउन हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी डाउन हो, कि खतरा है हर जगह, हर जगह है ना। अपना ही आदमी इन्वॉल्वमेंट निकल जाए, अब कोई भी कभी भी मुंह फोड़ ले। क्यों इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं? क्यों आप छुप करके रहते हैं? आपको सिस्टम से तो डर है ही, विरोधी गैंगों से भी डर है, आपके अपने लोगों से भी डर है। क्योंकि आप भी जिन सीढ़ियों को उलांग करके वहां पहुंचे हो, या जिनको काट के आप पहुंचे हो, ऐसा हो सकता है ना कि उसी चीज को, उसी घटना को, या उन्हीं बातों से और करते हैं सबक लेकर के कोई आपके साथ गेम कर जाए। वो कोई भी, ये जो सारे क्रिमिनल्स हैं, सारे डॉन्स हैं, इंक्लूडिंग दाऊद, ये लोग फिजिकली स्ट्रांग थे कुछ कि पठान गैंग था? अच्छा, और बासु दादा थे, ऐसे कुछ लोग थे। दाऊद नहीं, दाऊद वगैरह सब, ये सब मेरे आपके जैसे सामान्य लोग हैं। अरुण गवली बस लोग थे और इनके गन्स थी इनके पास। इनके पास करेज था, कलेजा, लड़ने का, भिड़ने का, कत्ल करवा देने का, सिस्टम से लड़ जाने का, और उसमें अपने आप को जेल अगर चला जाऊं मैं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये चीज़ मान लेने का वो दमखम उन लोगों में था। और एक टाइम बाद बहुत सारे क्रिमिनल्स को डेथ डिनायल सिंड्रोम हो जाता है ना, कि ऐसे बहुत सारे पुलिस वालों ने भी बताया कि जब आप बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर के एकदम गन पॉइंट पे भी रखते हो तो भी वो हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी मरेंगे नहीं वो। एक तरीके से डेथ डिनायल उनके दिमाग पर चढ़ जाती है। वो तो इमॉर्टल है, उन कहीं से भी निकल सकते हैं, इसलिए उनमें कलेजा बढ़ते जाता है। उन्हें लास्ट मोमेंट तक भी ऐसा नहीं लगता कि वो मर जाएंगे, उनको लगता है एंड में भी कह रहे अभी भी हो जाएगा, अभी कोई बचा लेगा। ये फिल्मी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता। बट क्राइम से बहुत सारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, एक दो लोग होते हैं ऐसे, 1000 लोगों में, 1 करोड़ लोगों में, 1 लाख लोगों में ऐसा एक आध कोई होता है दीदावर, जो डेथ डिनायल सिंड्रोम वाली जो बात आप कह रहे हो उसमें जा पहुंचता है। जैसे एक बंदा था, यही आपने जैसे मन्या सुरवे की बात की, मनोहर सुरवे, उसमें वो चीज़ थी कि उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, मारना है मार दो साले चलेगा, लेकिन मैं तो ये करके कुछ नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन सब नहीं होते। मुश्किल से वो 0.001% चांस होता है कि कोई एक मिलेगा ऐसा, बाकी सब तो डरते ही। हर आदमी डरता है। देखिए, मृत्यु का डर होता है, परिवार के अहित का डर होता है, आपका इलाका छिन जाने का डर होता है, आपकी पूरी प्रॉपर्टी चले जाने का डर होता है। अब दाऊद को क्या बोलोगे, वाज ही अ माफिया और टेररिस्ट? ही वॉज अ माफिया एंड ही इज अ माफिया। टेररिस्ट नहीं है? नहीं, मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो भगे वो, टेररिज्म का उनके ऊपर क्लेम्स हैं, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट। आपने चार्ज लगाया है ना, प्रूव कहाँ हुआ है? चार्ज लगे हैं, इट इज नॉट प्रूव्ड येट। क्यों आपके लिए माफिया है और टेररिस्ट नहीं है? भाई आप प्रूव करो ना कि वो टेररिस्ट है। आपने किसी भी कोर्ट में उसको एज अ टेररिस्ट सजा नहीं दी है आज तक, हिंदुस्तान की किसी अदालत में नहीं हुई है। मैं क्यों मानूं? माफिया है तो माफिया है, उसके तहत उसको सजाएं हुई हैं। तो उसकी आइडियोलॉजी की कोई लड़ाई नहीं थी? आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं थी, वो तो मूर्खता में वो फंस गया आईएसआई के जाल में। आईएसआई वालों ने टाइगर मेमन को पटाया कि भैया 93 का ब्लास्ट करा दो, तो दाऊद इब्राहिम को थोड़ी उन्होंने बताया था कि इतनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट होगा, इस लेवल का होगा। उन्होंने तो कहा कि भाई कौम के ऊपर हमला हुआ था, अपनी कौम को इतना मारा है, लोगों ने कत्लेआम मचाया है, ये है वो है, और उसका बदला लेना है। और चूंकि दाऊद इब्राहिम को यहाँ की कुछ महिलाओं ने टूटी हुई चूड़ियाँ भेजी थी,
या चूड़ियों के बक्से भेजे थे कि तुम ये पहन लो हाथ में, हमारे सुहाग उजड़ गए और तुम वहाँ पे बैठ कर वो कर रहे हो, तुम कौम के मुहाफिज नहीं हो। तो उसके मन में भी ये कहीं एक था कि मुझे बदला लेना चाहिए। उसे नहीं मालूम था कि ये टेरर एक्ट होगा इस तरीके का, इस लेवल का। मैंने कई जगह पे ये बात कही है, लोग मुझे इस चीज़ के लिए कोसते भी हैं कि मैं दाऊद का फेवर करता हूँ। एग्जैक्टली, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग नहीं मानते या जानते। सच तो यही है। आप अगर पूरे केस की क्रोनोलॉजी देखें तो आपकी ही जो चार्जशीट है 93 ब्लास्ट की, उसमें ही ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि फलाना फलाना मेजर था, ब्रिगेडियर था, वो लोग ऐसे शामिल थे, वहाँ का एक लोकल तस्कर था, उसने जाकर के और इन लोगों की आईएसआई से मुलाकात करवाई टाइगर मेमन की। फिर टाइगर मेमन ने छोटा शकील से इन लोगों की मुलाकात की। छोटा शकील ने कहा बिना भाई की जानकारी के ये काम नहीं हो सकता, उनकी रजामंदी ज़रूरी है। फिर उन्होंने दुबई में इन लोगों की मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की तो दाऊद को बोला गया कि ये सब करना चाहते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं उसका। उसने कहा कि लो, उसको तो लगा ये दंगा करेंगे, उसको ये पता ही नहीं था कि ऐसे ब्लास्ट करेंगे। यहाँ आकर के कहानी के दूसरा हिस्सा आ जाता है। दाऊद की जानकारी के बिना इन लोगों ने पूरा प्लान किया। इतने सारा RDX लेकर के आए पाकिस्तान से, इतने सारे ग्रेनेड्स लेकर के आए, इतनी सारी AK-47 56 आई, उनके साथ में थाउजेंड्स ऑफ एम्यूनिशन आया। उसमें से कुछ जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कुछ मध्य प्रदेश चला गया, कुछ गुजरात चला गया। वहाँ पे आज भी वो रखा हुआ है, छुपा हुआ कई कई जगहों पे। सारा बरामद नहीं हुआ है अभी तक। और वो अभी भी वो चाहे तो रिट्राइव करके और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि RDX अब इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन AK-47 और उसके जो कार्ट्रिजेस हैं वो अभी भी आराम से इस्तेमाल हो जाएंगी। वो खराब होने वाली चीज़ नहीं है। तो वो जो चीज़ है उसमें मेरा तो डिफेंड करने का मामला ही नहीं है। मैं तो सिर्फ हिस्ट्री का वो पक्ष आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारी ह्यूमन एनार्की है। ये उसकी हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसका एक हिस्सा लोगों को पता है। मैं दूसरा पन्ना पलट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। बट हाईकोर्ट ने बोलते थे ना कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दाऊद इब्राहिम इज डिक्लेयर टेररिस्ट। अगर हाईकोर्ट ने बोला है तो हाईकोर्ट की बात को मैं एंडोर्स करूंगा कि हाँ वो टेररिस्ट है। अब यूं तो दाऊद इब्राहिम के टोरा वोरा की पहाड़ियों में जा करके 2 बार ओसामा बिन लादेन से मिलने का जिक्र भी आता है। लेकिन वो जिक्र आता है, डू यू थिंक दैट्स ट्रू? मुझे नहीं पता। वो मैंने भी खबर लिखी है सूत्रों के हवाले से। हाउ मच डू यू थिंक दाऊद इब्राहिम अर्न करता था? जी, कितना पैसे कमाता था दाऊद इब्राहिम? दाऊद इब्राहिम जब मुंबई में था तो कमाई उसकी 1000-2000 करोड़ रुपए साल की होगी। और जब यहाँ से चले गए उसके बाद में तो उनकी कमाई बढ़ करके जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गई, क्योंकि उनका जो ग्रुप है वो डायरेक्टली फिर ड्रग्स की स्मगलिंग में जुड़ गया, गोल्ड की स्मगलिंग में बड़े पैमाने पे आ गए, ब्लड डायमंड की स्मगलिंग में आ गए, स्मॉल आर्म्स स्मगलिंग में आ गए। और उसके अलावा उन्होंने लेजिटिमेट बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड वाइड खड़े कर लिए। लेजिटिमेट बिजनेस कौन सी इनकम स्ट्रीम है उसकी? क्या नहीं है उनका? उनके पास एयरलाइंस हैं, उनके पास में रेडियो स्टेशन है, उनके पास में टीवी स्टेशन है, उनके पास में चेन ऑफ शॉप्स है, ग्रॉसरी शॉप्स, उनके पास में व्हीट फील्ड्स हैं, उनके पास में कंटेनर यार्ड हैं, उनके पास कंटेनर लाइनर है, उनके पास क्या बोलते हैं ये जो होते हैं होटल्स वगैरह तो हैं ही। और उसके अलावा 3 गोल्ड माइन फील्ड्स में उनके इन्वेस्टमेंट हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अफ्रीका में सॉरी। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे उनके लेजिटिमेट कौन सी एयरलाइंस है उनकी, क्या है? नेपाल में है, ऐसे कम से कम 10-12 बिजनेसेस हैं। उनका जो पूरा काम संभालने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था जमीम शाह और जंबो, उसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अली बुदेश, अरुण गवली और बबलू श्रीवास्तव का जो कंसोर्टियम बना हुआ था, उन लोगों ने मिल कर के और
ठीक इसके सामने, राजमहल के सामने उसकी गाड़ी को एक यामाहा जो 100X गाड़ी होती थी बाइक, उससे रुकवा करके और उसकी SUV में उसको गोलियां मार के मार डाला था। उसके बाद में उनका ये सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हुआ था। आज भी डू यू थिंक ही इज एक्टिव? ही इज़ 100% एक्टिव। दाऊद आज भी एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव है। और इस सारे बिजनेसेस कंट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इलीगल लीगल बोथ? हाँ बिल्कुल है। तो अब इलीगल बिजनेसेस दाऊद के इंडिया में कंट्रोल होते हैं कुछ? छोटा शकील है और उसका अनीस है, ये लोग मिल करके करते हैं जो भी काम करते हैं। क्या करते होंगे आज इंडिया में इन लोग? यही सब काम, गोल्ड की तस्करी है, दवाओं की तस्करी है, सिगरेट की तस्करी है, फिर आपके ब्लड डायमंड की स्मगलिंग है, स्मॉल आर्म्स की स्मगलिंग है। आज भी इंडिया में स्मगल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और तो बड़े पैमाने पे हो रहा है। रुकेगा कैसे? जब तक करप्शन है तब तक कुछ नहीं रुकने वाला। और एक बात ये बताता हूँ आपको, एक बात हमेशा याद रखिए, और ये बात मैंने कई फोरम्स पे कही है, कि यदि पुलिस चाहे तो एक मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। इतना बड़ा गैंग, इतने बड़े बड़े कंसोर्टियम गैंग्स के कार्टल्स, ये सब बनना इतना आसान काम नहीं है। ये इसीलिए बनते होते हैं क्योंकि आप ये होने देते हैं, आप इनको बड़ा करते हैं। पहले तो आप इनसे रिश्वत खाते हैं, इनके केसेस दबाते हैं, इनके लोगों के केसेस दबाते हैं जो गैंगस्टर्स हैं या किलर्स हैं, सुपारी किलर्स हैं। फिर जब ये लोग इतने बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आज हु डू यू थिंक सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन होगा इंडिया में? दाऊद इब्राहिम ही है, और कोई नहीं है। आज भी वो इंडिया में इतना फैला हुआ है उसका काम, और वो करता है? बिल्कुल करता है। उसके नाम को सप्रेस करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई अब एक हिंदुओं का मुहाफिज आ गया है लॉरेंस बिश्नोई नाम का, उसको उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना तो जो 2 बड़े हत्याकांड हुए हैं इस देश में, जिसपे मतलब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, जिसमें से एक मुंबई में बांद्रा में हुआ था, वो लॉरेंस बिश्नोई के लोगों का किया करवाया हुआ ही नहीं है। उसकी तो सुपारी उत्तर प्रदेश में गई थी, उत्तर प्रदेश के लड़कों ने आकर के वो किया है। लॉरेंस बिश्नोई क्यों उत्तर प्रदेश के लड़के इस्तेमाल करेगा? उसके पास में एक से एक बेहतरीन शूटर जो हैं वो हरियाणा और पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं। उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये सुपारी किसी और ने की है, नाम इसका दिया जा रहा है। क्यों हो रहा है इनका नाम? क्योंकि हमें दिखाना है कि भैया दाऊद इब्राहिम का भी कोई बाप आ सकता है इस देश में। एक फेक नैरेटिव, जो पहले हमारी बात हो रही थी, ये फेक नैरेटिव है। क्यों दिखाना है किसी को? इसलिए दिखाना है क्योंकि भाई वो मुसलमान वो है ना, क्रिमिनल डॉन, उसकी कोई इज्जत अब कोई वैल्यू नहीं बची। हिंदू डॉन है अब। जैसे एक वक्त में मन्या सुरवे को हिंदू डॉन बताने की कोशिश की, फिर उसके बाद में अरुण गवली और अमर नाइक को बनाने की कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हुआ। कौन है इसके पीछे? कौन इसको बड़ा बनाएगा? क्यों करेगा कोई? बनाने वाले लोग हैं, बना रहे हैं, वो चीज़ चल रही है। Who do you think will be there? There are some politicians, there are some intelligence officers, those who wanted to do this. पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स चाहते हैं कि एक क्रिमिनल ख़त्म जो नहीं हुआ है उसका नैरेटिव ख़त्म करने के लिए हम एक कोई दूसरा फॉल्स नैरेटिव का एक नया क्रिमिनल बना दें। ये हमेशा होता आया है, ये आज भी हो रहा है। होता है, ये होता है, बट क्यों? व्हाई डू यू थिंक इज हैपन? मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है? क्योंकि आपको अपनी आइडियोलॉजी ऊपर लानी है, अपनी सत्ता बनानी है, उसको बनाए रखना है, तो लोगों के मन में खौफ पैदा करना है। देखिए आपको बताता हूँ, दाऊद इब्राहिम का खौफ इतने सालों से आज भी तक फिल्म इंडस्ट्री पे छाया हुआ है। ठीक है, आज भी आप दाऊद इब्राहिम के नाम से इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी करा सकते हैं। उसके सामने लॉरेंस बिश्नोई का टेरर क्रिएट करने की कोशिश की गई। सलमान खान के पनवेल फॉर्म की रेकी करवाई, उसके घर के ऊपर गोलियां चलवाई। गोली चलाने वाले कौन निकले? यूपी के चिंदी चोर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनकी कोई वक़्त नहीं। 5-5 हज़ार रुपये में, 50-50 हज़ार रुपये में उन लोगों को लेकर के आए। इनको खार में जो मर्डर केस हुआ बांद्रा में, उस मर्डर केस के आरोपियों को कितना पैसा मिलना था? 5-5 लाख रुपए पर हेड। वो लोग तो टिश्यू पेपर हैं, यूज एंड थ्रो। उसकी गैंग के लोग क्यों नहीं आकर के काम कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं है।
और जिनको ये चीज़ करके दिखानी है, फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा करना है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक साइको फियर क्रिएट करना है, हमारी बात नहीं मानोगे हाँ तो हम तुम्हें मान देंगे, हमारा नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में बनाओ, वैसी ही वेब सीरीज बनाओ, वो काम चल रहा है असल में। और यही चीज़ गलत हो रही है। आप एक स्टेट एक्टर बना करके या उसके नाम से एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके आप उसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो भस्मासुर है जो आप ही के पीछे कुछ दिनों बाद भागेगा और आप ही के सिर पे हाथ रख करके उसी आशीर्वाद का जो है वो इस्तेमाल करके और आपको भस्म करने की कोशिश करेगा, तब आप इसको मारोगे। ये सारे गैंगस्टर्स, सब माफिया छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट होते हैं ये, और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े आप नाम ले रहे हो और इतना कहर हो जाता है, हर जगह हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। ये रिक्रूट कैसे करते हैं? बहुत आसान है। कैसे? इस देश में बेरोजगारी कितनी है, अस्पतालों में आदमी इलाज के लिए परेशान हो रहा है। मैं यंग बच्चा हूँ, मेरा बाप बीमार है, माँ बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, पैसे नहीं है। अरे बेटा क्या प्रॉब्लम है? ये है। इनके रिक्रूटर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं परेशान ज़्यादा लोगों को, तंगहाल लोगों को, ये काम मेरा कर, तुझको पैसे देता हूँ। पैसे दे दिए, उसके बाद काम करवा लिया। मुंबई में तो एक बड़ा नामी सुपारी किलर था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, गोरेगांव वेस्ट का ही था वो। उसको एक लड़की से मोहब्बत थी, उनके परिवार के लोग जो हैं शादी के लिए राजी नहीं थे। वो गए एक कॉरपोरेटर के पास में, गोरेगांव वेस्ट के ही, जो कि खुद एक वक्त में बड़ा अंडरवर्ल्ड का क्रिमिनल था, गैंगस्टर था। उसको कहा कि भाई साहब हमारी ये शादी नहीं हो पा रही है। वो बोले इसकी ऐसी की तैसी, कोई क्या बिगाड़ता है तुम्हारा, मैं देखता हूँ, आज से मेरा तुम्हारे ऊपर हाथ है। उसने वहीं पास में अपने घर के उन दोनों को कमरा लेके रख दे दिया और तुम यहाँ पे रहो। फिर उस लड़के को धीरे से जो है एक नौकरी दिलवाई। अब वो लड़का इतना प्लीज्ड है कि एक बार जो है इस कारपोरेटर ने कहा कि जा मेरा ये काम करके आ, वो करके आया। होते 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 उसको एक बार सुपारी दी कि ये उसको मार के आ, वो मार के आया। एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड सुपारी किलर। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कि इन लोगों को जेलों में रिक्रूटमेंट होती है। और इनके रिक्रूटर अलग ही होते हैं, जैसे आपकी और हमारी कंपनियों में HR हेड्स होते हैं, वैसे इनके रिक्रूटमेंट का काम करने वाले लोग भी होते हैं। तो वो जेल में बिना किसी कारण के भी चले जाते हैं। कोई छोटा मोटा क्राइम किया, जेल चले गए, और वो बेल के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे, वहाँ 6 महीने, साल भर, 2 साल पड़े रहेंगे बिना बेल के, देखने के लिए, परखने के लिए लोग। और वहाँ से वो देखते हैं अच्छा साला ये बड़ा धाड़सी डकैत है, अरे क्या हुआ रे तू, तेरा तो केस में ऐसा दम नहीं है, तू जाता क्यों नहीं बाहर? बोले भाई पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा वकील नहीं है, मेरे माँ बाप भी हेल्प नहीं करते, ये वो सब, उनके पास भी पैसा नहीं है। अरे कितना पैसा लगेगा, क्या है, चल छोड़ मैं करवाता हूँ। कब है तेरी तारीख? बोले फलानी तारीख। तो कौन सी कोर्ट में है? साहब 4 नंबर में। ठीक है, तू जाना 4 नंबर में, तेरे को काला कोट मिलेगा, एक काला कोट यानी वकील। ये वहाँ पहुँचता है, 2 वकील पहले से खड़े मिलेंगे। अरे XYZ, हाँ साहब फलाने ने भेजा है, तेरा केस हम लड़ेंगे, ले वकालतनामा साइन कर। वकालतनामा साइन कर दिया, वो उसका केस फ्री में लड़ रहा है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में जमानत करवा दी, जमानत की रकम भी उन्होंने जमा कर दी। वहाँ से अंडरवर्ल्ड से पैसे सारे आ रहे हैं, ये वकील लड़ रहे हैं। ये लड़का प्लीज हो गया, बाहर आया, आते से ही उसको जो रिक्रूटर का आदमी है वो मिला, ले करके और गैंग बॉस के पास गया कि सर नया रंग रूट आ गया। हाँ भाई क्या करता है लड़का? सर गाड़ी बड़ी अच्छी चलाता है, लगा इसको धंधे पे, आज से ये गेटअवे कार चलाएगा। सर इसने पिछला वाला जो भाई, इसने जो डकैती मारी थी उसमें 2 लोग मार दिए थे। अरे इसको लगा ना यार, इसको क्या तू हथियार जानता है, कौन सा सामान चलाता है? बोले भाई मैं पिस्टल, कट्टा, ये वो चलाता हूँ। हाँ इसको दे सामान दे, उसको लगा दिया धंधे पे, अलग पड़ा वो। कितने लोग हैं ऐसे? मैं तो जितने भी शूटर से मिला हूँ या क्रिमिनल से मिला हूँ, मुझे ऑलमोस्ट इसी तरह की कहानियां सबसे सुनने को मिली। कईयों से मैं जेल में मिला, कईयों से पुलिस लॉकअप में मिला, कईयों से मैं बाहर भी मिला, कुछ रिफॉर्म्ड से मिला। मैंने हमेशा इन लोगों की बैक हिस्ट्री, मैंने इनका ह्यूमन फेस, इनकी ह्यूमन लाइफ समझने की कोशिश की कि वहां पे आखिर क्या थी कमजोरी या गलती जिससे कि ये लोग अंडरवर्ल्ड में आए। क्राइम तो किया उन्होंने, क्रिमिनल तो वो हैं, बट साइकी क्या थी, फर्स्ट टाइम कैसे आया, क्यों आया भाई?
और दूसरी चीज़, मेरा समाज, मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता या उनके रिश्तेदार या कोई लोग क्यों असफल हुए उसको वहाँ तक पहुँचाने से रोकने में। इस एस्पेक्ट पे हम लोग काम नहीं करते। हम जो कहानियाँ लिखते हैं, हम जो किताबें लिखते हैं, उसमें हम उनके सिर्फ क्राइम के बारे में लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि आप उन्हें ग्लैमराइज कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। बट व्हाई डू यू थिंक कि ग्लैमराइज क्यों किया जाता है इनको? इनको कोई नहीं करता। मूवीज में करते हैं, नहीं करते। वो है ही वैसा, उनका लाइफ का स्टाइल ही वैसा है, वो उसी तरीके के ग्लैमराइज लाइफ जीते हैं। देखिए, ग्लैमराइज करना में, सुनिए, ग्लैमराइज करना मैं किसको बोलूंगा, आपने अच्छी चीज याद दिलाई। गंगूबाई के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो ग्लैमराइज करना था। क्यों, क्या गलत था उसमें? सभी कुछ गलत था। गंगूबाई कभी भी डॉन नहीं थी, पहली बात तो। वो एक उसकी छोटी सी मादाम थी ब्रॉथल की, ठीक है, ब्रॉथल कीपर थी ना। थोड़े से उसने औरतों लड़कियों के लिए एक लड़ाई की। वो लड़ाई क्यों की? क्योंकि उस जगह का से उनको अपदस्थ करके, उनको हटा करके वहां से और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। तो चूंकि वहां पे उनका धंधा चलता था, उस धंधे को बचाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। औरतों की लड़ाई नहीं थी वो। उन दबी कुचली औरतों को रिफॉर्म करके उनके लिए कोई बहुत बड़ा उसने एक संगठन खड़ा करके और उन लोगों को बचाने की कोशिश की हो। उनको प्रोस्टिट्यूशन से निकाल करके उसने समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश की हो, वो सब नहीं किया था उसने। वो जो लड़ाई लड़ी थी और वो जाकर के जो नेहरू जी से मिली थी, तो वो सिर्फ इसलिए थी कि हमको यहां से उजाड़ा ना जाए। तो उसमें कौन सा महान काम हुआ? वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई। वैश्याओं को वैश्याई बनाए रखने का ही उसने काम किया ना। मैं उसको ग्लैमराइज करना मानता हूँ। और फिल्म में जिस तरीके से दिखाया, चुनाव होता है और उस चुनाव में उसने ये किया वो किया और वो चुनाव जीत गई, ऐसा तो कभी होता ही नहीं था जो फिल्म में दिखाया है कि तमाम औरतें जा करके और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से अपना डॉन चुन रहे हैं। कहीं नहीं होता। डॉन हमेशा काबिज होता है। जैसे राज्य में सत्ताएं जो है वो हथियाई जाती हैं। जहांगीर ने उसको मारा या औरंगजेब ने उसको मारा, अपने भाई को मारा या बाप को मारा और कब्जा किया। हमारे हिंदू जो राजा सो कॉल्ड कहे जाते हैं, उनने भी ये कत्लेआम मचाए हैं अपने परिवारों में, रनिवासों में, और इसमें बड़े ये सब कत्लेआम हुए। तो वो काबिज होता है इंसान। ये जो चीज़ है ये अंडरवर्ल्ड में चलती है। तो और उनकी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे ना तो आप बोलेंगे कि अरे यार ये तो वाकई बड़ा कमाल है। अब हाजी मस्तान की लाइफ स्टाइल आप देखिए, क्या थी? बड़ा शानदार। पूरा सफेद शर्ट पैंट, जूते, घड़ी का पट्टा, चश्मे का फ्रेम, हर चीज सफेद होती थी। हिंदुस्तान में सफेद रंग के कपड़े पहनने का जो असल फैशन आया है, खासतौर से क्राइम वर्ल्ड में, उसका क्रेडिट सिर्फ हाजी मस्तान को जाता है। लेकिन जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आया और जब वो ये सब काम कराने लगा, उसने बेहतरीन ब्लैक कलर के सूट बनवाए अपने लिए। आप उसकी तस्वीरें देखिए, वो कामदेव का अवतार दिखता है उसमें। लड़कियां औरतें मरी जाती थीं उसके ऊपर, समझे आप। और मुस्लिम नहीं, हिंदू और लड़कियां भी उसके ऊपर मरी जाती थीं। कितनी उसकी दोस्त थीं। मेरी जो ये किताब है मस्तान, उसमें हमने पूरा का पूरा वो सारे जिक्र किए हैं इन चीज़ों के। और वो कोई भी पढ़ेगा तो अचरज में आ जाएगा। हमने तो तस्वीरें तक छापी हैं उन लड़कियों की जिनसे उसके रिश्ते रहे। सोना और उसकी उम्र के बीच में कितना फासला था। सोना ने ऐसे ही थोड़ी शादी कर ली उससे। अच्छा, मूविंग ऑन, एक चीज़ बहुत कांस्टेंट है अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर्स, माफिया, आज के क्रिमिनल्स में और सारे जो बैड एक्टर्स है, दैट इज बार, डांस बार्स। क्यों है वो एक ही अड्डा, क्यों है जहाँ से कांस्टेंट, उसकी क्या हिस्ट्री है? डांस बार जो है उसका इतिहास करीब करीब 40-50 साल पुराना है। सोनिया बार नाम का एक बार था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई, नारिमन पॉइंट से। वो जो उसके पार्टनर्स थे उसमें से एक को लगा कि अरे यार बार में अच्छी इनकम वगैरह नहीं हो रही है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को वेट्रेस रखते हैं। जब लड़कियों को वेट्रेस रखने लगे तो ग्लैमर आ गया, तो लोग वहाँ ज़्यादा आने लगे।
फिर उसको लगा कि यार बिजनेस और भी बढ़ सकता है, कुछ और करते हैं, तो फिर उसने ऑर्केस्ट्रा डाला। ऑर्केस्ट्रा के कारण भीड़ और बढ़ चली। फिर उसे एक दिन लगा कि यार और भी कुछ करते हैं, तो उसने डांसर्स जो है उनको हायर किया और डांस करवाने लगा। और जब उसका बिजनेस अच्छा चला तो वो बूम आ गया मार्केट में, और उसके देखा देखी जो है पूरे मुंबई में जगह जगह बार वालों ने डांस बार बनाने शुरू कर दिए। मोस्टली उस समय जो है लाइव ऑर्केस्ट्रा प्लस डांसर्स होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा वक्त आया कि उन्होंने कहा कि और लाइव ऑर्केस्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लड़कियां तो कुछ भी ठुमके लगाएं, कुछ भी छातियां हिलाएं, लोगों को तो मज़ा आता है, इसको फिल्मी गानों पे चलाओ। तो गानों के ऊपर वो नाचने लगी और ये काम शुरू हो गया। इस तरीके से ये काम हुआ। अब चूंकि लड़कियां हैं तो पैसा है तो ताकत है और वहाँ पे छुपने के लिए अड्डे हैं, और इन लड़कियों का ग्लैमर है, इनको इस्तेमाल करने, इनको उपभोग करने की एक जो मानसिकता है वो है मानव जाति में, पुरुषों में। इसके कारण जो है अंडरवर्ल्ड उन लोगों के पास जाने पहुंचने लगा। इंडिया का या मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड की लड़ाई शुरू हुई है, जो पहला गैंग वॉर शुरू हुआ है, वो सोनिया बार से ही शुरू हुआ है। किन के बीच? पठानों यानी अमीरजादा आलमगीर दाऊद गैंग के बीच में। क्यों वहाँ से स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक लड़की को जिसके ऊपर ये पैसा लुटाया करते थे पठान, उसी पे दाऊद ने पैसे लुटाने शुरू किए, और दोनों उसको अपनी तरफ बुलाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लुटाते थे, और जब किसी के पास पैसा नहीं रह जाता था या वो उड़ जाता था तो उसको दूसरा चिढ़ाता था कि इतनी औकात थी क्या, अरे ऐसे ही हैं वैसे ही हैं वो सब। और वो जो लड़की को ले करके टॉन्टबाजियाँ थी वो कालांतर में जा कर के हर दरीचे और हर दरवाजे और हर गली में खून खराबे पे आकर के खत्म हुई। ये कहानी। पर ये तो किसी भी लड़की को कभी भी कहीं से भी लेके आ सकते थे, क्योंकि इनका इतना डर था या पैसे थे या खौफ था, तो क्यों डांस बार में जा जाके ये सब क्यों करना? डांस बार में सामने है ना भाई, ठीक है, आपको मुर्गा खाना है ना, आप कहाँ जाएंगे? आप नियरेस्ट होटल में चले जाएंगे, नियरेस्ट बुचर क्या जाएंगे, ला भाई 2 मुर्गे काट दे, घर ले जाके पकवा लेंगे। आप जंगल जाएंगे नहीं ना मारने के लिए। तो होटल में लड़की मौजूद है, मैं क्यों 10 जगह पे मुंह मारता घूमूं और खोजूं? यहाँ है ना, ये ले पैसा, हाँ मेरी गोदी में बैठ। वहाँ पे लड़ाइयाँ क्यों? मतलब लड़ाइयाँ तो वो तो मूंछ की लड़ाई है भाई। अच्छा। ईगो की लड़ाई है, मूंछ की लड़ाई है वो। क्या पब्लिकली मेरी बेइज्जती हो गई, मैं इतना बड़ा डॉन। पब्लिकली नहीं भी हुई तो साले तूने ऐसा कैसे कर दिया? हाँ पब्लिकली ना, मतलब 4 लोगों के सामने हो गई, मतलब पब्लिकली हो गई बेइज्जती, और क्या। बट इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? आज भी चलता है ये सब? डांस बाज है आज भी? डांस बार खूब है, आज भी अच्छे से चल रहे हैं, गजगजा के चल रहे हैं। लीगल है? इलीगल है। इलीगल है ना? हाँ, अवैध है। हाँ, क्योंकि डांस कराना और डांस के ऊपर पैसे उड़ाना ये सब इलीगल है ना इंडिया में? बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं है, सब जगह। महाराष्ट्र में बैन हुआ है पूरी तरीके से, और लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में कुछ उसमें छूट दी गई हैं कि ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। तो डांस बार्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन किए हैं उसके तहत कोई भी डांस बार नहीं चल सकता है। उसमें कहा गया है कि इतना ऊंचा पेडेस्टल होना चाहिए, इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए, उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग होनी चाहिए, कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, एट अ टाइम फ्लोर के ऊपर 2 से ज़्यादा लड़कियां नाच नहीं सकती, 11 बजे के बाद लड़कियां नहीं रह सकती, ना डांसर नहीं हो सकती, 11 बजे के बाद में वेट्रेस जो हैं नहीं रह सकती। ऐसे बहुत सारे वो हैं। आप पैसे नहीं उड़ा सकते, पैसे उसको दे नहीं सकते। पहले जो है गार्लैंड बना करते थे पैसों के हार, वो भी आप दे नहीं सकते। तो वो चीज़ें जो जैसे दुबई में है वैसा सिस्टम अब इंडिया में बॉम्बे में भी शुरू हो गया कि गुलाब मिलते हैं तो एक गुलाब 1000 रुपये का है, तो आप जितने गुलाब उस लड़की को दोगे वो बाद में कैश उसका कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी लड़की को आपको 2000 रुपये देने हैं या 5000 देने हैं तो उसके एक टियारा, जिसको कि मुकुट बोलते हैं, वैसा वो मिलता है, तो वो उस लड़की को पहना देगा तो वो उसको 5000 रुपये मिल गए। वो टियारा बाद में उस पर जमा करेगी काउंटर पे, और उसके बदले में उसको बाहर का जो कट होता है परसेंटेज, वो 20, 30, 40, 50% जो होता है वो काट करके बाकी पैसा उस लड़की को मिल जाता है, वो लेके घर जाती है। ये सारा सिस्टम अब अपने यहाँ भी शुरू हो गया है मुंबई में। पर ये लीगल है ऐसे डांस चला? नहीं भाई, सारा इलीगल है वो, और आज भी चल रहे हैं, बहुत सारे होंगे। काफ़ी हैं।
यहाँ से लेकर के रायगढ़ तक खूब है, सबको सब पता है। ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है क्या कि डांसर्स वहीं से आते हैं या लोग यहीं से आते हैं, या जो करने वाले हैं वो कंट्रोल कोई एक ही लोग करते हैं, ऐसा कुछ होता है? डांस बार मोस्टली जो चलाते हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं जो कि दक्षिण भारत के हैं, ठीक है, वो डांस बार चलाते हैं, कंट्रोल पूरा करते हैं, क्योंकि पूरे मुंबई का अमूमन कहिए कि जो रेस्टोरेंट बिजनेस है उसके ऊपर उसी कम्युनिटी का कब्जा है, ऑलमोस्ट मतलब 60-70% कह लीजिए। और उतनी ही मात्रा में जो लड़कियां हैं वो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य प्रदेश का जो इलाका है, और आपके उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा, उस इलाके में पाई जाने वाली एक जनजाति है, उसकी लड़कियां होती हैं। उनका भी तादाद करीब 70% लड़कियां वही हैं जो कि ये काम करती हैं। वो एक खास जनजाति है जो 800 सालों से उनकी बेटियां जो हैं यही धंधा करती हैं, और डांस का, नृत्य और वेश्यावृत्ति। वहाँ पे बेटे, बाप और भाई अपने ही घर की कुंवारी बेटी बहन से के दलाल के रूप में काम करते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं? हाँ, आज भी? हाँ बिल्कुल है। ऐसी एक कम्युनिटी मध्य प्रदेश के आपके मालवा सेक्टर में भी पाई जाती है, रतलाम, जावरा, मंदसौर इलाके में, नीमच साइड। हाँ, नीमच भी उसमें शामिल हो जाता है। वो पूरा जो अपना हाँ, निमाड़ का बेल्ट है, निमाड़, वहाँ पर वो भी एक कम्युनिटी पाई जाती है। और ये हाईवे नंबर 36 जो है उसके दोनों तरफ तो इनका बड़ा सेटलमेंट है। हर आपको आधा 1 किलोमीटर पे 500-1000 मीटर के ऊपर इनके 10-10, 15-15 घरों के सेटलमेंट मिलेंगे। वहाँ पे जहाँ भी 2, 4, 6 ट्रक खड़े हुए हैं और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये मान के चलिए कि ये इस कम्युनिटी का इलाका है जहाँ पर कि वो ट्रक चलाने वाला जो बंदा है वो हल्का होने गया है, वो लड़की के साथ समय बिताने गया है। एंड ये उन्हीं के घर वाले बेचते हैं? हाँ, ये उनके परिवार। लेकिन वहाँ पे एक नियम है कि लड़की जब तक कुंवारी रहेगी तब तक प्रोस्टिट्यूशन करेगी। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो प्रोस्टिट्यूशन करना छोड़ देगी। और जो प्रोस्टिट्यूशन करने वाली लड़कियां हैं उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके कपड़े लत्तों का, उनके मेकअप का, उनकी वेलबींग का सारा काम जो है फिर ये विवाहित तो महिलाएँ करती हैं। वो घर की कमाने वाली स्त्री होती है, लड़की होती है, इसलिए उसका ध्यान, उसका सब चीज़ें जो हैं एक कमाने वाले पुरुष के जैसा किया जाता है। वहाँ पे पुरुषों को बहुत वो नहीं है, हालांकि पुरुष वहाँ के सब इस कम्युनिटी के कामचोर और तंबाकू खाने पीने वाले, दारू पीने वाले और इस तरह के ही लोग होते हैं। वो सिर्फ वो खाना पीना और वक्त ख़राब करना, जुआ खेलना, समय ख़राब करना, यही सब चीज़ों में। कालांतर में कभी ऐसा हुआ करता था 800-1000 साल पहले, जब ये कृषक कम्युनिटी हुआ करती थी, कृषक समाज होता था। लेकिन जो बाद में धीरे धीरे इस चीज़ में आ गया। जिस कम्युनिटी के मैं बात कर रहा हूँ उनका इतिहास ताजमहल से जुड़ा हुआ है। ताजमहल जो है जब उसका निर्माण हो रहा था तो वहाँ के मजदूर जो है वो बहुत आपस में लड़ा करते थे, शराब पिया करते थे और बहुत उत्पात मचाया करते थे, क्योंकि उनके पास में मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था, उनके पास में अपना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई साधन नहीं होता था। तो ये जो कम्युनिटी है इनके लोगों को बुंदेलखंड के इलाके से उठा करके, बघेलखंड के इलाके से उठा करके, और वहाँ पे जो ताजमहल के आसपास के 22 गांव थे उनके बीच बीच में 6 गांवों के अंदर इनको बसाया गया। और उन 6 गांव में जैसे एक गांव है तो उस आसपास के 4-6 गांव जो हैं उनके जो लेबर्स होते थे वो वहाँ आते थे, और वो लड़कियाँ जो हैं वहाँ पे रात में नाचा करती थीं। और जब वो नाचती थीं तो वो एक ख़ास किस्म का नृत्य जो है उसका फॉर्म तैयार हो गया, और उस फॉर्म को बाद में जो है राई नृत्य कहा जाने लग गया। राई नृत्य जो है उस कहलाने के पीछे एक कहानी ये कही जाती है कि उस वक्त मैदान में वो नाचा करती थी, और जिस जगह वो नाचती थी उसको वो लोग अखाड़ा बोलते हैं। हम कुश्ती करने वाली जगह को अखाड़ा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसको अखाड़ा कहते हैं। तो उसमें एक मृदंगिया होता है जो मृदंग बजाता है, एक लड़की जो है वो नाचती है। उसमें नियम ये होता था कि लड़कियाँ जो हैं पूरे कपड़े पहनती थीं नीचे से ऊपर तक, इवन उनके जो अंदर पाँव भी जो होते थे वो भी सलवार जो है टाइट सलवार पहनी हुई होती थी।
और उनकी जो चुनरी होती थी वो वक्षस्थल से भी नीचे तक आती थी, और वो जब नाचती थी और जो फिरन करती थी, जब चक्रियाँ लेती थी, उस वक्त में कभी कभी थोड़ा सा उसका चेहरा दिख जाता था, बस उतने में ही लोगों को मज़ा आ जाता था। और ये जब नाचती थी तो उस समय में दो मशालची जो है मशाल लेकर के लड़की के आगे आगे घूमते थे। सिक्योरिटी नहीं, ताकि उसकी रोशनी में लोगों को नाच देखने का मौका मिले। और वो जो मशाल होती थी, वो मशाल में जो बना करती थी वो राई के तेल से और राई की जो खली होती थी वो डाल करके बना करती थी, इसलिए वो नाच राई नाच के रूप में कहलाने लगा। दूसरी एक उसके बारे में ये कहानी कही जाती है कि ये जो राई नृत्य है वो चूंकि नृत्य जो है वो घूम करके किया जाता है, उसके कारण उसका नाम जो है वो राई पड़ गया। इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी किताब लिखी है, अगले जन्म बेड़नी ना कीजो। तो ये जो लड़कियां जो नृत्य करती थीं या प्रोस्टिट्यूशन करती थी, जो वो होती थी, उनको बेड़नी कहा जाता था, और जो काम छोड़ देती थी, जो शादीशुदा हो जाती थी, फिर वो बेड़नी नहीं कहती थी। तो ये जो कम्युनिटी है अब उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सारा मतलब जो है अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर ली है। कुछ लोग जो है अच्छे जॉब में चले गए हैं, कुछ लड़कियां जो हैं अच्छे कामों में चली गई हैं, नौकरियां कर रही हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, खेती किसानी भी कर रहे हैं लोग। लेकिन जो प्राचीन परंपरा है उसके तहत भी काम चल रहा है। ये आज तक क्यों चल रहा है? आज क्या माइंडसेट होता होगा लोगों का? उस ज़माने में तो मे बी या तो काम नहीं होता होगा या फोर्स होता होगा, आसपास के लोगों को फोर्सफुली कुछ करते, किसी ना किसी रीज़न से उस ज़माने में चालू हो गए, जो इतने सालों पहले हो गए चालू। आज क्यों करते? दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रोफेशन आपको मालूम है क्या है? प्रोस्टिट्यूशन, सबसे पुराना। और आप इसी एक धंधे को कभी खत्म नहीं कर सकते कहीं से। यूएसए ने भी बैन किया था, लेकिन उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पे आया था, सोशल लाइफ पे आया था, वो देखने के बाद में उन्होंने वो बैन हटाया। हमारे भी देश में ऑफिशियली बैन है प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन उसको बंद करवाने में हमारा सिस्टम रुचि नहीं रखता। उसका रीज़न ये है कि जो सेक्सुअल हंगर है उसको वेंट आउट करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इनका होना ज़रूरी है समाज में, ये माना जाता है। तो इसलिए उनको छूट दी जाती है कि वो लोग अपना चुपचाप करते रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई दंगा फसाद ना करें, बस अपना काम करें। क्योंकि यदि जो माइग्रेटेड लेबर है, माइग्रेटेड वर्कर्स हैं या कोई और लोग हैं, सेलर्स हैं, वो लोग अगर उनकी सेक्सुअल हंगर पूरी नहीं होगी तो वो समाज में आती जाती हर लड़की हर स्त्री के ऊपर हाथ डालेंगे। तो उससे बचाने के लिए ये व्यवस्था एक तरह से आंख मूंद करके जारी रखी जाती है, इसको रोका नहीं जाता। तो वो तब भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है, और अगले 1000-2000 साल या जब तक पृथ्वी के ऊपर मानव है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। बट सी, जिसकी इच्छा हो रही है खुद करना है, इसमें एंटर करना है, दैट्स देयर चॉइस। माँ बाप कैसे बेचते हैं? वो कैसे करते हैं? वो तो चूंकि उनकी ब्लड स्ट्रीम में, उनके डीएनए में शामिल हो गया, उनके माइंडसेट में वो शामिल है ना। अच्छा, तो उन्हें गलत लगता ही नहीं, तो उनको वो गलत लगता ही नहीं है। अब मैं कितनी ही ऐसी लड़कियों से मिला हूं या कितनी महिलाओं से मिला हूं जो अपनी बेटियों को करवाती हैं वो काम, उनको दर्द नहीं होता। हालांकि मैं ऐसी भी स्त्रियों से मिला हूं जिन्होंने अपनी बेटियों को इस धंधे में उतरने ही नहीं दिया, उन्होंने जान भी दी है, लेकिन अपनी बेटियों को। एक तो महिला से मैं मिला था, उज्जैन की थी, उसने पैदा होते से ही अपनी बेटी को 4-5 साल तक तो अपने साथ रखा, लेकिन उसके बाद में उसको हॉस्टल में रख के पढ़ाया सारी जिंदगी। उसको पता ही नहीं चलने दिया कि मैं वैश्या हूं। एक बंदा जो उसके साथ में था, उसने किसी कारण से नाराज होकर के उस लड़की को उसकी माँ की सच्चाई बता दी। बेटी पे क्या गुजरा होगा आप सोच समझ सकते हैं। लेकिन जब बेटी को यह महसूस हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तब उस बेटी के मन में कितना गर्व आया होगा, आप ये सोच सकते हैं। और जब मैंने उन दोनों से मुलाकात की थी और मुझको जब ये कहानी पता चली थी, तो वो कहानी लिखते वक्त मेरे मन में क्या भाव आया होगा, ये आप सोच सकते हैं। गैंगस्टर्स की हिस्ट्री में, अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में कौन से ऐसे अड्डे थे, कौन से ऐसे बार्स थे जो बहुत रेलेवेंट थे, जो सारे गैंगस्टर और सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों के अड्डे रह चुके हैं? सब मेन बार्स थे जहाँ पे सब ये सारी चीज़ें होती थी।
सबसे ज़्यादा फेमस कौन से? सबसे ज़्यादा फेमस तो मुंबई का जो है टोपाज बार था, जिसमें एक वक्त में करीब करीब 700-800 लड़कियां होती थीं और एट अ टाइम फ्लोर पे 200-250 लड़कियां हुआ करती थीं। वेरियस फ्लोर्स पे 3 मंजिल पे उनका बार चलता था और हर रूम में जो है एट टाइम 10-10, 20-20 लड़कियां होती थीं और हर 1-1, 2-2 घंटे में लड़कियां पाली बदलती थीं। मतलब इस फ्लोर पे नाचने वाली लड़की जाएगी, अपने कपड़े वपड़े जो पसीने में भीग गए हैं वो जाके बदलती है और फिर दूसरे किसी फ्लोर पे चले जाती है, वहाँ नाचती। और अगर कोई दूर यानी कि कोई मुर्गा बकरा उनके पकड़ में आ गया है उसी फ्लोर पे, जो उन पे अच्छा पैसा लुटा रहा है, तो वापस उसी फ्लोर पे आती थी कपड़े बदल करके और ज़्यादा सेक्सी कपड़े पहन करके आ जाती थी और फिर उसके बाद में उनके साथ वो करती थी। और उसमें अमूमन मुंबई के जितने भी अच्छे डांस बार हुआ करते थे उसमें 2 तरह के रूम्स होते थे, एक कॉमन लोगों के लिए होता था और एक स्पेशल होता था, और एक तीसरा और क्लास होता था, दैट इज़ प्राइवेट। तो प्राइवेट जो रूम्स होते थे वो छोटे साइज़ के होते थे, उसमें 1-2 ही सोफ़ा लगे होते थे, उसमें 1, 2 या 4 लोगों के बैठने का अरेंजमेंट होता था और वहाँ पे उनकी पसंद की लड़की आकर के डांस करेगी 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जितना भी है, वहीं उनको ड्रिंक सर्व होंगे और वो सब होंगे और वहीं पे वो लोग अपना कर कुरा करके और आगे के पीछे के जो भी रास्ते हैं उससे निकल जाया करते थे। स्पेशल वाली जगह पे स्पेशल लड़कियां होती थी, नॉर्मल वाली जगह पे नॉर्मल लड़कियां होती थी। तो वो लड़कियों का भी अपना एक क्लास होता था और वो उसके हिसाब से ही वहाँ डांस करती थी। मोस्टली जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते थे वो अपना स्पेशल क्लास में या प्राइवेट उसमें मुजरों में जा कर के बैठा करते थे, अपना शामें रंगीन करते थे, रातें रंगीन करनी है रातें रंगीन करते थे, लड़कियों को साथ लेके जाना है लेकर के भी जाया करते थे। बार मालिक की तो औकात हिम्मत नहीं होती थी कि रोक लें उनको, तो उनके साथ जाया करती थी। एक यहाँ पे येड़ा गोपाल नाम का एक किलर होता था, गैंगस्टर होता था, पूरा हमारे वेस्टर्न सबर्ब्स में ऑपरेट करता था। वो साला इतना पागल और बदकार आदमी था कि जब उसको बियर पीनी है या कुछ भी उसके दिमाग में आ जाए तो किसी भी डांस बार में कहीं घुस जाएगा और वहाँ से 2-3 बॉटल जो भी हैं वो ले लेगा, उसके साथ वाले भी उठा लेंगे और कोई लड़की पसंद आ गई तो उठा करके वो अपने कंधे पे लाद लेगा और ले करके और निकल जाएगा। हाथ में उसके पिस्टल विस्टल रहती थी और सबको मालूम था कि ये साला येड़ा गोपाल है, पागल आदमी है। उससे कोई भी वो नहीं करता था क्योंकि आपने मुंह खोला और गोली मार दी उसने, वो इतना पागल था। और वो जाते जाते अंदर बार में या आते हुए वो गल्ला जो होता था, कैश बॉक्स, उसमें हाथ डालेगा, जितना कैश है वो निकाल करके जेब में ठूंस लेगा, जेब में नहीं ठूंसेगा तो वहाँ पे बार में ले जा करके ऐसे उड़ा देगा, फेंक देगा। बार का ही पैसा, बार का ही पैसा। वो सबको बोलेगा लूट लो और बार का मालिक बेचारा चुप खड़ा होकर के, मैनेजर चुप देखेगा, हिम्मत नहीं है कि उसको रोक दे, बोल दे। तो इन लड़कियों की सिक्योरिटीज नहीं होती? काय की सिक्योरिटी है ऐसी चीज़ में? वो हैं लोग उसके साथ में, वहाँ पे बाउंसर खड़े होते हैं, हथियार वाले भी खड़े होते हैं। अब येड़ा गोपाल से कौन उलझेगा? बट यूजुअली ऐसा होता है ना, मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो बार जिनका होता है वो खुद भी बहुत बड़े गैंगस्टर्स होते हैं या खुद किसी गैंगस्टर के अंडर में होते हैं। होता रहे, येड़ा गोपाल को फर्क नहीं पड़ता, तभी वो येड़ा गोपाल है। येड़ा का मतलब पागल, ठीक है ना, यहाँ मुंबई के स्लैंग्स में, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सोनिया बार एंड टोपाज, दीज वर द टू। वो है, बहुत सारे और रहे हैं मुंबई में। यहीं पे लड़ाइयाँ होती थी, यहीं पे दाऊद दुनिया, ऑल ऑफ दीज पीपल वर एक्टिव। काका बार था मलाड में, पेनिनसुला बार था एक उधर दादर की तरफ। मैं तो आपको नाम गिनाऊंगा तो शायद आपका पूरा एक पॉडकास्ट बनेगा 3 घंटे का उसमें, और वहाँ के किस्से सुनाऊंगा। तो मैं तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने तो 3 किताबें लिख मारी। बॉम्बे बार है, बार बंदी है, बार बंदगी है, 3 मेरी किताबें हैं इसी विषय पे हैं। और वो पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक्सपोज किया है मैंने उसके अंदर। तो एक बार उस पर भी बैठेंगे। एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मिले हो किसी क्रिमिनल से? बहुतों से मिला हूँ मैं। अरुण गवली से मैं कई बार मिला, उनके घर जा करके। क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसे मिलते हो, क्या होता है, सिक्योरिटी कैसी होती है, मिलते कैसे हो, मीटिंग्स कैसे अरेंज होती है, कैसे होता है? ये तो देखिए क्या होता है ना कि आपके रिलेशनशिप पे पहली बात तो डिपेंड करती है। अभी कोई ना कोई एक जरिया बनता है और उनके थ्रू हम इन लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो जैसे अरुण गवली तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे मालूम है कि एक्स पर्सन जो है मुझे वहाँ पहुंचाएगा। तो अरुण गवली का एक बहुत ही खास जो कहना चाहिए कि व्यक्ति था, और उससे उम्र में बड़े थे, वो उसको चाचा बोला करता था, काका बोलता था।
और वो मुझे बहुत पसंद करते थे। उसके दो कारण थे। एक तो मैं बहुत ही अपफ्रंट सीधा बोलने वाला व्यक्ति रहा हमेशा से, उस उम्र में भी वैसे ही था। और दूसरा ये था कि उनको बहुत अच्छे मतलब इसकी चरस गांजे का बड़ा शौक था। तो मैं बाज़ दफ़ा जो है उनके लिए जब भी मिलना होता था या कभी भी ऐसे रास्ते चलते भी, तो मैं दगड़ी चाल की तरफ से अगर निकलता विकलता था तो उनके लिए चरस गांजा ले जाया करता था। उस समय में 10-20 रुपए में गोली मिल जाती थी, बहुत सस्ती होती थी। और मतलब वो उनको ऐसी दे देता था, तो वो बोलते थे कि यार तुझे इतना अच्छा माल किधर से मिलता है। मैं बोलता था कि ये अब पूछ के क्या करोगे, आपको मिल रहा है मज़े करो। और वो बड़ा खुश होते थे। कभी मिलना है तो उनको बोल दिया फ़ोन करके कि काका मुझे आज मिलना है, तो बोले हाँ आजा आजा बेटा मैं तेरे को मिलवा देता। चले जाते थे, मिलते थे। अब उसमें ये होता था कि जब दगड़ी चाल का जो आज दरवाज़ा खुला रहता है मेन गेट, वो तब खुला नहीं होता था। उसमें बहुत बड़ा स्टील का गेट है, उसमें एक छोटा दरवाज़ा होता है, जैसे कि आप फिल्मों में जेल का दरवाज़ा खुलते हुए देखते हैं, हीरो अंदर जाता है बाहर आता है टाइप का सब ऐसा। तो आप उससे अंदर जाते हैं सिर झुका करके बाकायदा। तो वहाँ जाते से ही आपकी पहली तलाशी होगी, पता किया जाएगा कौन हो क्या हो। तो आप काका के साथ हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रोके बॉदर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जामा तलाशी होगी। दूसरी जो है वो मंदिर के पहले एक दरवाज़ा था, अंदर एक शिव मंदिर है उसके पहले, वो बंद रहता था, उसको खुलवाया जाता था। फिर वहाँ आपको एक बार चेक करते थे। फिर उसके बाद में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद रहता था, वो खुलता था, फिर आप ऊपर जा सकते थे। तो ऊपर जाने के पहले आपको नीचे ही एक बैठक होती थी, उस बैठक में आपको बैठा दिया जाता था और वहाँ पे थोड़ी देर आपको एक कूलिंग पीरियड दिया जाता था। वहाँ पे आपको सीसीटीवी से उनके एक दो लोग जो है वॉच करते थे, ऑब्जर्व करते थे कि ये बंदा कर क्या रहा है, रेस्टलेस है नहीं है, क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटे बाद में ऊपर बुलावा आएगा। ऊपर जाने के पहले जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे दरवाज़ा बंद होता था, वहाँ पे फिर चेक होता था। ऊपर पहुँचने के बाद में अंदर दरवाजे फिर से एक ताला लगा हुआ है, फिर वो खुलेगा, फिर आप अंदर जाएंगे। तो ऐसे 5-6 दरवाजे होते थे। सेम इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो हुसैन वस्त्रा के यहाँ भी थी, जो कि अपने वक्त का एक गैंगस्टर ही था, लेकिन बाद में वो अच्छा बड़ा ये बना था, क्या बोलते हैं, पुलिस इन्फॉर्मर बन गया था। उसके यहाँ भी सेम इसी तरह की प्रोसेस हुआ करती थी। तो उनके यहाँ आप जाएंगे तो फिर उसके बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हैं, पसीना गुलाब है। वहाँ पे फिर आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से सब चर्चा होगी, क्या है क्या नहीं है, चाय कॉफ़ी पूछेंगे, खाने का वक्त है तो आपसे खाना पूछेंगे, पूरी मेहमान नवाजी, पूरी खातिरदारी करेंगे वो लोग। और आप इनकार करेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा नाराज़ भी हों कि अरे क्या आप आते हैं हमारे यहाँ कुछ खाते पीते नहीं है। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो खा पी करके निकला हूँ, अब तो पेट में जगह नहीं है, तो पर चाय तो पीनी ही पड़ेगी टाइप का हो जाता है। आपको अगर मन है पीजिए, नहीं मन है मत पीजिए, जो भी है। एक फिर वो रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं आप तो कीजिए, बढ़ता है तो बढ़ाइए, नहीं बढ़ता है वो सामने से नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो अलग मुद्दा है। अगर वो चीज़ हो जाती है और आपको लगता है कि इस रिलेशन से मुझे आगे मेरी न्यूज़ करने में फ़ायदा होगा तो आप उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। कितने लोग होते हैं नीचे से लेके ऊपर? आप जब अरुण गवली तक मिले 5-6 जगह तो आपकी चेकिंग हुई, एट अ टाइम राज, मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ पर उस ज़माने में जब अंडरवर्ल्ड पीक पर था 90s तक कह लीजिए, या 2002 या 5 तक, तब तक जो है उनके यहाँ पर एट अ टाइम अंदर जाने वाने तक 100 से 150 लोग हुआ करते थे और अमूमन असलाहधारी होते थे, लेकिन ऊपर असलाह नहीं रखा जाता था, सब असलहे अंदर होते थे, हथियार अंदर होते थे। सामने लेकर के कोई जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि ऐसा बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, पिस्टल ये वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडरवर्ल्ड की तरह से ऑपरेट करता है, हर चीज़ दबी छुपी होती है, आँखों की और हर तरह की शर्म और वो मेंटेन की जाती है, छुपाना छुपना वो सब। क्योंकि इन बेचारे फिल्मी लेखकों को तो क्या पता है कि अंडरवर्ल्ड क्या होता है, वो तो कभी गए ही नहीं ना किसी डॉन से मिलने या, और जब किसी को बुलाया है उनसे मिले हैं तो वो तो अपना भौकाल बना के मिलते हैं, तो उनको तो लगता है ये सच है। अरे सच्चाई हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। वो सच नहीं है जो दिखता है, और वो सारा सच नहीं है जो दिखता है, कुछ ही सच होता है उसमें से। आप बात कर रहे हो ड्रेडेड लोगों की। आपसे बात करते करते पहले इससे हम रिसर्च कर रहे थे, हमें फिरोज़ कोंकणी के बारे में पता चला। तो फिरोज़ कोंकणी को किलिंग मशीन क्यों मिला जाता? मैं जब उससे मिला था मुंबई पुलिस की लॉकअप में,
क्राइम ब्रांच की, उसको बेंगलोर से अरेस्ट करके लाए थे। उसके बाद में एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिल गया था। तो मैंने उससे पूछा था कि इनको मार करके तुम्हें लोगों को क्या मिलता है? बोले भाई मैं नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। मैंने कहा अगर आप डिनाई कर दोगे तो जरूरी नहीं है कि ना वो मरेगा। बोले भाई ये धंधा है, इसमें इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अगर मैं मना करूंगा तो पहले मैं मरूंगा, और दूसरा चीज मैं अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं खाएगा क्या? मुझे तो यही करना आता है। मैंने कहा अरे कोई बकरा या मुर्गा थोड़ी है कि तूने मार दिया और खा लिया उसको, इंसान का बच्चा है यार, उसकी भी कोई। बोले वो लोग समझेंगे, मुझको तो भाई से ऑर्डर आया, मुझको पैसा मिलेगा, मैं काम करूंगा, यही मेरा जॉब है, ये मेरा काम है। मुझे बड़ा अचरज होता था कि मतलब ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बातचीत करते 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 में मुझे एक ऐसी चीज़ निकल कर के आई जिसने कि मतलब मेरे होश फाख्ता कर दिया। उसने बोला कि जब मैं किसी को मारता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी औरत के साथ सोया है, सेक्स किया है मैंने, इतना मजा आता है। हाँ। और तब मुझे फॉरेंसिक साइकोलॉजी की उस टर्म के बारे में खटाक से याद आया कि द पर्सन हु किल्स समवन फॉर अ सेक्सुअल प्लेजर इज कॉल्ड साइको सेक्स किलर एंड ही इज अ साइको सेक्स किलर हु इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा चलो भाई कल की तो लीड मिल गई इससे बढ़िया। पर वो खैर डीसीपी क्राइम जो थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं विवेक ये चीज़ मत छापना, वरना ये खुद को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार बता करके और जेल से असालम चला जाएगा और फिर वहाँ से किसी 2-4 अच्छे को मार मूर करके भाग जाएगा, फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो समाज की बेहतरी के लिए और कानून व्यवस्था जो है उसका सम्मान करते हुए हमने वो खबर रोक ली थी। तो वो जिस तरीके से काम करता था, और मैंने उनसे ऑफिसर से ये कहा था कि ये असालम में जाए ना जाए, थोड़े दिन में ये आपके 2-4 मार करके यूं भी भागने वाला है। और हुआ भी वैसा ही। वो एक दिन इसके नाम से बहाने से बीमार होने के आर्थर रोड जेल से जो है वहाँ पहुँचा जे अस्पताल, और उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। एक बाइकर आया उसको लेने के लिए, उसने पिस्टल से दोनों जो उसके साथ एस्कॉर्ट्स थे गार्ड उनको गोली मारी, बाइकर के साथ बैठ करके भाग निकला। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। और उसके बाद में आखिरी खबर जो है 4-5 साल पहले हमारे पास ये आई थी कि उसको दाऊद ने कराची बुला लिया और फिर बाद में वहीं पर उसका पोटला हो गया, यानी कि उसका मर्डर हो गया। आज ये सब इतना आसान नहीं है ना? आसान तो आज भी है क्या कि 2 लोग बाइक पे आएंगे, पुलिस को मार देंगे, निकल जाएंगे, बच जाएंगे। कहाँ नहीं होता ये सब, हर जगह होता है। पुलिस को थोड़ी मार सकता है। अरे सबको सब मारते हैं भाई, पुलिस वाले। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये दुनिया का उसूल है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज चलता है कि जब पहली गोली चलती है ना और जिसकी तरफ चलती है वो और उसके सारे लोगों की फट के गले में आ जाती है। मतलब हवा गुल हो जाती है उनकी कि अगर सामने से मेरी तरफ गोली आई तो हम सब। हाँ, और वो सब पहले भागते हैं। पुलिस वालों को हथियार छोड़ के भागते हुए देखा है मैंने। ऐसा मत बोलिए। 26/11 में हमारा एक बड़ा ही बेहतरीन इंस्पेक्टर जीआरपी का, वो पुलिस वालों की मूर्खता के कारण ही मारा गया। वो तब तक ऑफ ड्यूटी हो चुका था, लेकिन जब कसाब और उसका साथी जो है वीटी पे अटैक कर रहे थे, उसको जब ये समझ में आया तो 2 कांस्टेबल्स को उसने कहा कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर के अपनी राइफल से उसकी तरफ गोली चलाते रहना, शिंदे ने। और ये लोग गोलियां चलाना छोड़ करके पट्टे राइफलें ले लेकर भाग निकले। और ये जब तक अपनी पिस्टल कोच से ले करके आया तब तक ये लोग उस जगह पे आ गए थे जहां से इसको उन पे अटैक करना था, और इन्होंने इसको छेद दिया, हमला कर दिया। तो मतलब कितने ही ऐसे किस्से हैं। जो पहली गोली चलाता है अमूमन जीतता वही है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के कारण वो लोग इनको मार गिराते हैं, क्रिमिनल्स को। जैसे SF। हाँ, मतलब हमारी जैसे F1 है, फोर्स 1 है, उनके ऑफिसर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे SF स्पेशल फोर्सेस ऑलमोस्ट सबको। स्पेशल फोर्सेस तो स्पेशल फोर्सेस है ना भाई, दे आर बैंड ऑफ किलर्स।
उनको तो ट्रेंड किया है ना, क्योंकि उनको तो दुश्मनों को मारना है और किसी भी स्थिति में मारना है। वो तो मतलब वो लोग हैं जिनको कि मैं पृथ्वी के ऊपर खुदा कह दूं तो कम है। 5-5 दिनों तक एक ही जगह पे खड़े रह करके अपनी स्नाइपर से टकटकी लगा करके देखते रहना, वहीं पे खाना, वहीं पे अपने नेचुरल कॉल्स क्लियर करना, और वो सब वो पूरा करते हैं वो लोग। और उसके बाद में वो लोग वो एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए उन्हें भेजा है। और जब तक काम पूरा नहीं तब तक हिलना नहीं, ये उनका मूल मंत्र होता है। तो वो जो काम है वो अलग है। आप एसएफ को और अंडरवर्ल्ड के या पुलिस वालों को उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। कर नहीं रहा हूं मैं कंपेयर, मैं बता रहा हूं कि वो लोग होते हैं कि जहां पे उनको कोई गोली वोली से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आर्मी के लोगों को भी नहीं पड़ता। अरे यार, किसी की भी गोली चले ये तो फोड़ के आएंगे ही आएंगे। हाँ, क्योंकि आर्मी के बंदे को इतनी ट्रेनिंग मिलती है, वो डेली ट्रेनिंग में होता है, वो डेली मतलब जो है, या हफ्ते में उन लोगों की अपनी प्रैक्टिस होती है, शूटिंग प्रैक्टिस चलती हैं। मुझे मालूम है ना कि वो शूटिंग प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। एक वक्त रहा है, मैंने भी एक दिन के अंदर पूरा एक बॉक्स जो है वो 7.62 SLR से मैंने फायरिंग की हुई है। एक दिन में एक बॉक्स, जिसमें 7 बैंडोलियर होते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे शोल्डर जो है यहाँ से फट जाते थे, तो उससे खून आ जाता था पहले या दूसरे दिन ही। तो हम पैडिंग करके और प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे पता है कि उन लोगों की ट्रेनिंग कितनी सख्त और कितनी बेहतरीन होती है। हथियार और आदमी दोनों, 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं फिर वहां। तो वो आदमी आगे बढ़ करके गोली मारने का मादा रखता है। आके सामने पत्थर पे गोली लगी है, लेकिन खड़ा होकर के साला फिर भी ठोकेगा। वो होता है जवान, वो होता है एसएफ ऑफिसर। इन लोगों को तो बेचारों को साल में या 2 साल में एक बार 5 राउंड चलवाते हैं। क्या मतलब ये पुलिस वाला बेचारा हथियार चलाएगा? मुश्किल ये है ना। तो पुलिस वर्सेस माफिया में पुलिस कहीं स्टैंड नहीं करती। जितना किया है, जो किया है, वो जो बैच ऑफ 83 जो कहा जाता है, और जिसने मतलब ये किलिंग्स की हैं, ये सब वो सब हैं, वो सारी की सारी तो फेक एनकाउंटर्स थे। मुश्किल से उसमें 4 या 6 ऐसे एनकाउंटर हैं जिनको कि मैं ओरिजिनल एनकाउंटर गिन पाता हूं, बाकी तो सब फेक रहे हैं। फेक मतलब क्या? फेक मतलब पकड़ के लाए और मारा। कितने केस हैं, कितने केसेस के ऊपर। गलत लोगों को तो नहीं मारा ना भाई, सही को मारा, लेकिन है तो फेक ही ना। बहादुरी तो नहीं है ना उसमें। क्या बहादुरी नहीं है? क्यों नहीं है? ये तो लोग लाए, पकड़ के लेके स्ट्रेटेजी से, और स्ट्रेटेजी से पकड़ के लाना और मारना। बंधे हुए आदमी को मारना बहादुरी नहीं है। अरे जो गलत आदमी है, जो गलत काम कर रहा है, जो लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है, उसको मारना क्यों नहीं है? वो बहादुरी नहीं है, वो काम है। हाँ, तो काम क्या ना, काम है, वो बहादुरी नहीं है। बहादुरी देखिए, मैं आपको कितनी रिस्क लेके करा ना। मृदुला लाड नाम की एक इंस्पेक्टर थी, सब इंस्पेक्टर। उन्होंने एक एनकाउंटर किया था, वो रियल टाइम था। वो बहादुरी थी, सड़क पे दौड़ करके उसका पीछा करके गोली मारी। बट अगर आप स्मार्टनेस से पकड़ के मार सकते हो तो क्यों? वो स्मार्टनेस नहीं है भाई। जोश में होश क्यों खोना, जब स्मार्टनेस से आप इज्जत से वो स्मार्टनेस नहीं है राज। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो या तो गैंगस्टर्स के लिए आप काम कर रहे हो, सुपारी लेकर के दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हो, जो एलिगेशंस हमेशा से लगते आए हैं हमारे फेक एनकाउंटर करने वाले सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर, या फिर आपने अपनी ही सनक के लिए किया है कि मुझे नंबर बढ़ाने हैं। आप भी एक साइको किलर से कम नहीं हो। आप सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हो सिर्फ। मैं उसको बहादुरी नहीं मानता। मैं बहादुरी तब मानता जब आप उनका पीछा करके, जिस तरीके से इसको मारा था आपके मुन्ना शुक्ला को एसटीएफ ने, वो बहादुरी थी। सामने गाड़ी में है, उसके पास में AK-56 जो है वो भरी हुई है, उसके पास में और भी असला है। उसको गाड़ी में दौड़ा करके इन लोगों ने घेर करके मारा, यूपी एसटीएफ ने। यूपी एसटीएफ फॉर्म ही उसको मारने के लिए की गई थी। उनकी कहानी, उनका किस्सा आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि इसको बहादुरी कहते हैं। और जो उन लोगों ने पेन लिया उसको खोजने के लिए, तब तो मोबाइल बिल्कुल नए नए आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में गिन चुन करके 1-2 सिटीज़ के अंदर मोबाइल नेटवर्क मिलते थे।
और वो मोबाइल यूज़ करता था, उसको लगता था कि मुझे ट्रैक नहीं कर सकते, इनको पता चल गया था कि मोबाइल के ज़रिए हम ट्रैक कर सकते हैं, और उसका पीछा करते थे ये, और जिस जगह जाता था वहाँ पहुँच जाते थे। उसको बहुत बाद में समझ में आया कि मोबाइल से मुझे पीछा किया जा रहा है। अब आपकी रिसर्च में एक और चीज़ के बारे में बात करते हो, वो है हाईवे माफिया। अच्छा, क्या होता है हाईवे माफिया? मैं पहली बार सुना है ये वर्ड। लोगों को पता ही नहीं है कि हाईवे माफिया क्या होता है। हम हाईवेज पे रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, हम कभी किसी क्राइम में नहीं फंसते। लेकिन हाँ, कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग हाईवे क्राइम्स में फंसते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर इलाका है, वहाँ पर एक्सेल गैंग काम करता है। कौन सा इलाका? मैं अभी ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं याद आएगा तो बीच में बताता हूँ। तो वो 1 या 2 पर्टिकुलर हाईवेज हैं, उन्हीं के ऊपर वो लोग ऑपरेट करते हैं। उनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो रात के समय में किसी ऐसी जगह पे, पेड़ों के पीछे या छोटे टीले वीले होते हैं, उनके पीछे छुप के खड़े रहते हैं, और जैसे ही तेज़ रफ्तार कार आती है, उसके ऊपर कारों के जो एक्सेल होते हैं वो फेंक करके विंडशील्ड पे मारते हैं, फ्रंट विंडशील्ड पे। क्या मारते हैं? एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक पुर्जा होता है लोहे का, पाना जैसा। पाना नहीं होता है वो, आपकी मोटर और इसके बीच में रहता है, और वो आपकी उसको मूव करने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड एक्सेल। उसमें दांते बने हुए होते हैं, और बहुत वजनी होता है, और वो उसका सबसे मजबूत पार्ट होता है और सबसे वजनदार पार्ट होता है। हालांकि उस साइज में छोटे बड़े होते हैं। तो वो करीब इतना बड़ा एक्सेल उसका होता है, 1-1.5 फुट का। ये ऐसा दिखाओ। हाँ, अच्छा, इस तरीके से होता है। ये कार एक्सेल ही है। अब ये जो कार एक्सेल है, अगर आप फेंक करके मारेंगे किसी पे, तो वो विंडशील्ड को तुरंत चकनाचूर कर देगा। और अगर शटर प्रूफ है तो पूरी शटर हो करके और कार के बाहर दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको कार मजबूरी में रोकनी पड़ती है। ये पूरा का पूरा गैंग उसी समय चार्ज करता है, सारे लोगों को अपने कंट्रोल में करता है, उनके सारे पैसे, जेवर, ये वो सब, मोबाइल फ़ोन, ये सब लूट लेता है। उसके गैंग के लोग इतने ब्रूटल भी हैं कि कई बार उन्होंने सारे के सारे परिवार को मर्डर भी किया है। कई बार ये हुआ है कि छोटी बच्ची 7-8 साल की, उसको परिवार के सामने उन्होंने रेप भी किया है। ये तो लेकिन हाईवे रॉबरी का एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये गैंग जो है, इसको मैं पूरा माफिया नहीं बोलूँगा। हाईवे माफिया में 3 गैंग हैं। एक है कबूतर गैंग, जो झाबुआ, अलीराजपुर और उसके आसपास के आदिवासियों का है। क्योंकि वो कबूतर गैंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कबूतर जिस तरीके से गुटरगू करता है वैसे वो बोलते हैं, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कबूतर की बोली में, उसकी आवाज़ में, इसलिए इनको कबूतर गैंग बोलते हैं। दूसरा एक गैंग है जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जो देवास, मंदसौर और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाती है। और वो कम्युनिटी जो है वो बड़ी ट्रेडेड कम्युनिटी है, और वो रोड रॉबरीज करने में मास्टर है। क्या नाम है उनका? नाम आप यूज़ ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वो डीनोटिफाइड ग्रुप है, और उसका इस्तेमाल करने से हो सकता है कि वो कंटेंट ऑफ कोर्ट या उसका सिलसिला बन जाए, इसलिए आप उसका नाम इस्तेमाल। देवास के साइड में, देवास और उसके आसपास की कम्युनिटी है ये। मैं जानबूझ करके जहाँ पे आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है वो नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो एक कम्युनिटी है। और तीसरी एक गैंग है, दैट इज़ कॉल्ड सरदार गैंग। ये पंजाब के सिखों की गैंग है, और ये खालिस्तान का जो बब्बर खालसा और KLF है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, उसके टेररिस्ट की गैंग है ये। इसका काम है हाईवेज के ऊपर, ये तीनों ही गैंग जो हैं ये एक ही मोडस ऑपरेंडी में काम करती हैं। हाईवे पे चलने वाले जो हाई वैल्यू, हाई नेटवर्थ ट्रक्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, उनको लूटते हैं ये लोग। उनका जो माल है ये मार्केट में 30 से लेकर 50% कम कीमत के ऊपर बेच देते हैं रिसीवर्स को। रिसीवर्स उनको हैंड कैश देते हैं, और उसके बाद रिसीवर वो जो माल है वो आगे 5-10%, 20% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं, और फिर वो इस तरीके से काम इन लोगों का चलता है। और पहले तो ये लोग सिर्फ ट्रक में से माल लूट करके बेचते थे, आजकल ये लोग पूरा का पूरा ट्रक भी बेच देते हैं। माल अलग को बेचते हैं, ट्रक किसी और को बेच देते हैं। ट्रक डिसमेंटल हो करके उसका पुर्जा फिर जो है वो बिक जाता है। तो आपका 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 22 लाख का जो ट्रक होता है वो 10, 12, 15 लाख रुपए उसकी भी कीमत वसूल हो जाती है। तो वो भी होता है। ये जो है करीब करीब 90,000 करोड़ के आसपास, 80-90,000 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर इस हाईवे माफिया का है, ये 3 गैंग्स का मिला करके।
इतना बड़ा इन लोगों का काम है। अब आप बोलेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्यों आएगा? आईटीसी की जो सिगरेट्स का एक ट्रक होता है उसकी वैल्यू करीब करीब 8-8.5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ रुपए तक की होती है। एक ट्रक लूट लेने के बाद में 25 करोड़ का ट्रक जो है उसकी मार्केट वैल्यू 25 करोड़ है, और जैसे ही वो मार्केट में पहुंचता है 25 करोड़ के सामने 12-15 करोड़ रुपए इनको मिल जाते हैं कैश। डिब्बा जो होता है यानी रिसीवर, वो उसको ऊपर अपने 1-2 करोड़ रुपए रख करके और थोक वालों को दे देता है। थोक वाले उसके ऊपर 10-5% का फायदा लेकर के रिटेलर्स को दे देते हैं, और ये पूरा काम 1 हफ्ते में 5 दिन 3 दिन में हो जाता है। तो ये जो सिगरेट निकली है, ये सिगरेट छोटे छोटे पान की दुकानों पे बिक जाती है। मोबाइल फोन आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो फोन्स हैं वो से लेकर के और छोटी लेवल तक के फ़ोन जो हैं वो आज सस्ते से सस्ता फ़ोन 2000 का है, 800-1000 रुपये का है, और महंगे फ़ोन जो हैं 2-2.5 लाख रुपए तक के हैं। अगर एक ट्रक आईफोन का 20 फीट कंटेनर लूटा जाता है तो वो करीब करीब 20 से 25 करोड़ का होता है, और मार्केट में वो तुरंत बिकता है। ऐसे ट्रक्स लूटे जाते हैं, डाई लूटी जाती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लूटे जाते हैं, मेडिसिन जो होती है फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए जो 10-5 हज़ार रुपये किलो से लेकर के 5-10 लाख रुपए किलो तक की होती है वो लूटी जाती है और मार्केट में बेची जाती है। ये सारा काम जो है ये तीनों गैंग मिलके करते हैं अलग अलग अपने अपने एरियाज़ में। और ये इनमें से जो ये खालिस्तान गैंग जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हमने पूरी की पूरी एक किताब लिखी हुई है हाईवे माफिया के नाम से ही, इस किताब में हमने पूरा ये गैंग के मोडस ऑपरेंडी, उनके काम करने के तरीके, उनके पास्ट जो ऑपरेशंस हैं वो, और उनके फोटोग्राफ्स तक हमने छापे हैं। मेरे पास में करीब करीब इस गैंग्स के 450 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स हैं जो कि मैंने 17-18 साल के रिसर्च में कलेक्ट किए हैं। उसमें से हमने कुछ ही छापे हैं। तो ये पूरी किताब जो है एक तरह से एक बाइबल और एक गीता है हमारे एजेंसीज के लिए। अगर वो किताब हर डेस्क पे मौजूद हो हर थाने की, तो उनको पता रहेगा कि हाँ भैया ये कांड ऐसे होता है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छा ये चेहरे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन लोगों को हमने एक्सपोज किया उस किताब के ज़रिए, और मैंने पूरी की पूरी ये जो इन्वेस्टिगेशन की है एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं राकेश दानी, उनके साथ मिलके की है। वो मेरे उस किताब में को ऑथर हैं, को राइटर हैं। तो ये जो हाईवे माफिया है, इन्होंने बहुत सारे हमारे जो ड्राइवर और क्लीनर्स हैं इन लोगों के मर्डर भी किए हैं। कई बार ड्राइवर क्लीनर्स को ये लोग ले जा करके सीधे जंगल में या कहीं पर उतारते नहीं हैं, बल्कि उनका मर्डर करके और उनको फेंक देते हैं डेड बॉडीज़। उनके सारे कपड़े वपड़े ये वो सब स्ट्रिप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उनके जूते चप्पल हर चीज़, और अगर कोई सिख है तो उसकी पगड़ी वगड़ी भी उतार लेते हैं और उनको जंगल में ऐसी जगह ले जाके फेंकते हैं कि उनकी डेड बॉडी भी ना मिले, या पहाड़ों से नीचे तराई में फेंक देते हैं। ऐसा बहुत हुआ है। तो जब अगर आपको ये पता है और ये इतना बड़ा फैक्ट है तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ लेती? पुलिस कोशिश करती है पकड़ने की, लेकिन ये लोग बहुत तेजी से अपनी जगह बदलते हैं, इलाके बदलते हैं। अब मुंबई में और अगर आईटीसी जैसी कंपनी है, इन आईफोन जैसी, एप्पल जैसी कंपनी है, इनकी चीज़ें अगर चुराई जा रही, इनके ट्रक्स 20-25 करोड़ के चुराए जा रहे हैं, तो ये तो रातों रात सिस्टम हिला देंगी। नहीं हिलाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है रेपुटेशन डैमेज। नॉट रेपुटेशन, उनका कंसाइनमेंट ये है, क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड है। उनका एक आदमी जाता है पुलिस थाने में, सर मेरा माल चोरी हो गया, ये पकड़िए 5000 रुपये, मेरी शिकायत लिख दीजिए, FIR बना दीजिए। FIR की कॉपी लेते हैं, ले करके जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, अपने घर जाते हैं। बेचारा एक आदमी 2 आदमी जान से गया, उनको परवाह नहीं, उनने तो अपना क्लेम सेटल कर लिया। एजेंसियाँ भी आराम से क्लेम दे देती हैं। बहुत कम ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इनके पीछे लगती हैं, या बहुत कम लोग हैं जो एजेंसीज ये इनके पीछे लगते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को 25 करोड़ रुपए हर थोड़े दिन में देना पड़ रहा है, वो नहीं इसके पीछे उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना। साल का अगर 50,000 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है और उससे अगर उनको 1,000 करोड़ रुपए देना पड़ा तो 49,000 करोड़ की प्रॉफिट हुई। सारा जो आपका खेल है ये इंश्योरेंस का वो यही है। तो वो 1,000 करोड़ बांटते हैं आराम से, पर किसी को कोई मतलब नहीं है इससे। किसी को मतलब नहीं है, पुलिस वाले को भी नहीं है, किसी को नहीं है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं। एक रोडवेज कंपनी का मालिक था,
उसका एक ट्रक चोरी हो गया था, उसने बोला कि जितने का माल चोरी गया है और जितने की मेरी तकलीफ हुई है वो सब एक तरफ रह गई, इसको पकड़वाओ, मेरी इज्जत का सवाल है। उसने पानी की तरह पैसा बहाया और उन लोगों को पकड़वाया और उनको प्रोसिक्यूट करवाया। ऐसे लोग बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमने उसकी कहानी भी, दास्तान भी छापी है। बट वो एक ऐसा था, ऐसे हजारों लोग लगेंगे। हर आदमी करेगा तो फिर वो क्राइम ही नहीं होगा ना। फिर तो पुलिस के पीछे पड़े, उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, उनके जरिए वो पीछे पड़ करके और उन्होंने काम किया। वो दूसरी की बात नहीं करूंगा, इन्हीं राकेश दानी ने वो चीज क्रैक करके दी। तो पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतने बड़े। उनको क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला आदमी तो आके प्रेस नहीं कर रहा है ना, आपको प्रेशर नहीं कर रहा है कि भैया मेरा ये कंसाइनमेंट आप बरामद करवा के दो। उसको तो एफआईआर से मतलब था, लिया दिया गया। जब कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर किसको फर्क पड़े? बस। बट वो जो लोगों की जान जा रही है 2-3 लोगों की हर बार हर ट्रक के साथ, वो गरीब परिवार है, ठीक है, वो गए थाने कि साहब हमारा आदमी नहीं मिल रहा है, जाओ पता करो किसी औरत के साथ भाग गया होगा, जाओ पता करो कहीं एक्सीडेंट में मर गया होगा। वो बोलकर, हमारी तो जो पुलिस है वो इनसेंसिटिव पुलिस है ना। प्रॉब्लम ये है, इंसान के जान की कीमत नहीं है, इंसान के पैसों की उनके लिए कीमत नहीं है। एक आदमी जब 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए दे करके और पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने आएगा तो वो अपनी सीड मनी से प्रॉफिट कमाने आता है, जनता की सेवा करने थोड़ी आता है। तो यहां पे कौन उनकी सुध लेगा? कितने केस वो होंगे? बहुत रेयरली लोग आते हैं। एक नवी मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर थे पाटिल, उन्होंने नाकों चने चबवा दिए इन लोगों को, हालत ऐसी कर दी। 2 गैंग्स के ऊपर उन्होंने मकोका लगा दिया था। उसके बाद से महाराष्ट्र का ये वाला जो पोर्शन है रायगढ़ तक का, उसमें उन लोगों ने आना ही बंद कर दिया और आज तक नहीं आ रहे हैं। 10-15 साल हो गए, आते ही नहीं डर के मारे कि साला मतलब वो नज़ीर बन गई है। अब तो अपने को अब मकोका में आपको 2-5 साल तो जमानत नहीं मिलती, लग गई बत्ती, हो गया पटिया उलाल। अब करते रहो, मजीरे बजाते रहो जेल में बैठ के। अंडरवर्ल्ड किससे डरता? सबसे खूंखार पुलिस ऑफिसर कौन था जिसने सबको डरा रखा था? यार इसमें कोई नहीं खूंखार था। हाँ, अपने वक्त में जैसे ये थे, क्या नाम है उनका, वाईसी पवार, वो खूंखार थे। क्या था उनमें ऐसा? वाईसी पवार तो मतलब एकदम ही वॉज अ बुलडॉग। उनको ये लेकर के आए थे, क्या नाम है, अपने जो उस वक्त कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा था, जूलियस एफ रिबेरो, उन्होंने कहा था कि मुझे ये अंडरवर्ल्ड, ये गैंगस्टर नहीं चाहिए अपने एरिया में, मुंबई में, क्लीन इट। तो उन्होंने रिसर्च किया उस चीज़ के बारे में कि ये क्राइम कैसे पनपता है। उनको समझ में आया कि अच्छा, कच्ची दारू जो है ये इनकी फाइनेंशियल बैकबोन है। उन्होंने कच्ची दारू को ख़त्म करना शुरू किया। फिर उसके बाद में इन्होंने उन लोगों के ऊपर वो किया। उन्होंने रात में सोते हुए वरदराजन मुदलियार को अरेस्ट करवा करके बनियान में और लुंगी में पूरे रास्ते में परेड करवाते हुए थाने लेकर के गए। और उस चीज़ से वो इतना आहत हुआ कि वो छोड़ करके फ्लाई करके सीधा मद्रास गया, मरने दम तक वहीं रहा। उसके बाद में वो आदमी जब मर गया तो उसकी लास्ट विश थी कि मेरी जो अंतिम यात्रा हो वो मुंबई की सड़कों पे निकले और मैं यहाँ पे जलाया जाऊँ, अंतिम संस्कार हो। वो पूरा करने के लिए हाजी मस्तान जो है एयर इंडिया की चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के मद्रास गया, वहाँ से उसका शव उसमें लेकर के आया और उसके बाद में उसने यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया। वो इतनी बड़ी बेइज्जती वो कभी जीवन में भूल नहीं पाया, झेल पाया, और वो चला गया वहाँ से। वो खौफ था। बाद के तो ये लोग सब, इनको तो मैं खौफ वाला कोई मानता नहीं किसी को भी। 2-4-6 अफसर उस जमाने में जो हुए हैं आपके, इनका खौफ था। क्या नाम है, इसहाक बागवान का भी कुछ हद तक खौफ रहा है। देन फिर इनसे भी, राकेश मारिया से भी काफ़ी डरा करते थे लोग। लेकिन ये सब जो ये एनकाउंटर क्लास है, मैं उसको तो खौफ पैदा करने वाला किसी को नहीं मानता। आज आपको क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो क्या है जिसके ऊपर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे? इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम तो जो सबसे बड़ा क्राइम है वो तो ये है कि आपके देश का जो पैसा है
वो किस तरीके से चूसा जा रहा है थ्रू साइबर क्राइम। बहुत बड़े पैमाने पे सम कंट्रीज स्टेट एक्टर्स जो हैं वो ऑपरेटिव हैं। जैसे एग्जांपल दो। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, कॉस्मोस बैंक साइबर हाइस्ट, बहुत बड़ा कांड है वो। उसमें समवेयर अराउंड 100 करोड़ प्लस पैसा जो है 3 दिन के वक्फे में बैंक से साइफन ऑफ हो गया। हमारे भाई लोग सोते ही रहे, उनको पता ही नहीं चला। और जब ये चीज़ पता चली तब तक वो पैसा नॉर्थ कोरिया के जो स्टेट एक्टर्स थे उन लोगों ने इधर उधर घुमा करके और वो खा गए। बाद में हम एक्टिव हुए, उसमें से कुछ 40-50 करोड़ रुपए हम रिकवरी कर पाए, बाकी नहीं कर पाए, फ्रीज कर पाए। ऐसा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जो है, हमारे देश के ही लोगों को, बच्चों को बहला फुसला करके और कंबोडिया, बैंकॉक, थाईलैंड, ऐसे 3-4 वियतनाम वगैरह देश हैं, वहाँ पे ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उनको रख करके उनको साइबर स्लेव बना करके और उनसे हमारे ही देश के लोगों से ठगी करवाई जा रही है। वहाँ पे बड़े बड़ी फैसिलिटीज़ बन गई हैं, कॉल सेंटर्स बने हुए हैं जिसमें इन लड़कियों को रखा जाता है। वहाँ पे उनसे बिल्कुल स्लेव्स जैसा, गुलामों जैसा बर्ताव होता है और वो लोग हमारे यहाँ के लोगों को कॉल करके किसी न किसी तरीके से ल्यूर करके और उनसे पैसे वसूलते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर चल रहा है, क्राइम चल रहा है, जो है आपके लोन एप्लीकेशंस। मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन ऐप जो चल रहे हैं वो सारे के सारे चाइना के हैं। लोगों को बहुत इजीली वो लोन देते हैं, लेकिन बाद में वो जब आप पूरा लोन चुका दें उसके बाद भी वो आपसे पीछे पड़े रहते हैं और आपसे पैसा वसूलते हैं। और उसके बाद में कई लोगों ने उन लोन ऐप्स के कारण सुसाइड किया है देश में। इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पूरे देश में ये दिखाई दे रहा है ना आपको, फलानी रमी उसमें आइए, फलाना क्रिकेट वाली ऐप में आइए, उसमें आपको टीम बनाइए, जो जीतेगी तो आपको इतने लाख इतने करोड़ मिलेंगे, मेरी फरारी कार आप जीत सकते हो, मेरा ये सबसे बड़ा आई वॉश है। इसके ऊपर पहले फुर्सत में पहले दिन रोक लगाने की ज़रूरत है। अरे भाई, जब आप बोलते हैं कि फलाने ऐप में आप किसी तरह का जुआ सट्टा नहीं कराते हैं, राइट, ये गेम ऑफ इंटेलिजेंस है, आप बोलते हो रमी, गेम ऑफ स्किल है, तो आप उसके अंदर, मैं जिस दिन अकाउंट बनाऊंगा उस दिन अकाउंट बनाते से ही मुझे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 3 लाख या 50,000 या 25,000 पॉइंट्स फ्री क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं आकर के वो पॉइंट्स खर्च करूं, जो कि करेंसी है, जो नोट है, जो आपको बाद में पैसे से खरीदना पड़ते हैं पॉइंट्स, और बाद में जब आप वो पॉइंट्स एक्स्ट्रा जीत लेते हो तो वो पॉइंट्स आपको करेंसी के रूप में वापस भी मिलते हैं। तो ये तो सट्टा और जुआ ही है ना। सुप्रीम कोर्ट में कुछ कंपनियों ने जा करके और इस चीज़ को गेम ऑफ स्किल के रूप में वो करवा लिया और उसके अंडर बिनत ये लोग पूरा का पूरा क्रिकेट का सट्टा, विंबलडन का सट्टा और तमाम तरह के सट्टे खिलवा रहे हैं। कितने लोग हैं, मैं मतलब ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इसके कारण उनके घर परिवार बर्बाद हो गए, उन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लोगों ने केसेस लगे हुए हैं लोगों के खिलाफ, लेकिन उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे सिस्टम को उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन है, उनको चुनाव जीतना है, पुलिस वाले हैं, उनको करप्शन करना है, IRS, IPS, IJS हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है आम जनता से, उनकी नौकरियां चल रही हैं, समाज चल रहा है। पत्रकार हैं, ऐसी स्टोरीज नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो टॉप एडिटोरियल लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि ऐसी स्टोरीज हों। मेरे जैसा आदमी चाहता है कि मैं इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना लूं, मेरे पास पैसा नहीं है मैं डॉक्यूमेंट्री बना लूं, और वो लोग बेचारे संकट में हैं, वो लोग मारे जा रहे हैं, फंसे हुए हैं। बहुत बड़ा का ये कम से कम साल का 7-8 लाख 10 लाख करोड़ का काम है, स्कैम है, क्राइम है, ये फाइनेंशियल क्राइम। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो जब इतना बड़ा क्राइम है तो लीगल कैसे है? लीगल ऐसे है कि उन्होंने सिस्टम को, यानी सुप्रीम कोर्ट को वो पक्ष दिखाया जो वो दिखाना चाहते थे। उनके सामने जो है खड़े होकर के पक्ष दिखाने वाला, दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो एक्स पार्टी ऑर्डर है एक तरह से।
और क्यों नहीं है सामने? कोई तो होगा नहीं, जिसको फर्क पड़ता होगा देश में। मुझे पड़ता है, लेकिन मेरे पास में वो ताकत नहीं है ना फाइनेंशियल। बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स तो होते हैं, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या होते हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को आप थोड़े से पैसे दीजिए, वो वैसे ही झुक जाते हैं। बट ऐसे केसेस हुए हैं हमारे देश में जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेज है, उनके सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स खड़े हुए और उन्होंने हराया उन्हें। हाँ, तो वहां पे हराया, यहाँ नहीं हराया। यही प्रॉब्लम है ना, कि भाई हर केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैसा ही हो जो लड़े और जीते ना। अब अगर सपोज मुझे वो केस करना पड़े, मुझे सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार जाना पड़ जाए, मेरा कम से कम 25,000 रुपए का खर्च होगा। अगर एक महीने में 4 पेशियां पड़ गई तो मुझे तो लाख रुपए खर्च आ गया। मैं कैसे वो केस फाइट करूं? इतने बरसों से ये डिमांड हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 अलग अलग और बेंच बनाई जाएं, आज तक नहीं बनाई जा रही है। एक ईस्टर्न बेंच, एक वेस्टर्न बेंच, एक नॉर्थर्न बेंच, एक सदर्न बेंच, ऐसे करके 4 बेंचेस अलग अलग बना दी जाएं, ताकि हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक ना भागना पड़े, दिल्ली तक। ऐसे बना दी जाएगी तो इन्फ्लुएंस हो जाएगी ना स्टेट गवर्नमेंट से। कैसे? ऐसे नहीं होता। नो, अगर वेस्टर्न जोन वैसे जोन के पावर्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से वो चलेगा। वहाँ का जो कंसोर्टियम है, या कंसोर्टियम नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो जो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ से वो तय होगा। कौन सा व्यक्ति यहाँ पे जज बनेगा वो तय करता है। महाराष्ट्र का आदमी महाराष्ट्र में ही जज बहुत कम रहता है, उसको कहीं आसाम में, कहीं मेघालय में, कहीं चेरापूंजी में, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा जाता है। क्यों? ताकि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो वहाँ के लोकल उनसे या जुडिशरी से। क्योंकि आप यहीं पे वकील थे और यहीं अगर आप जज बन गए तो आपके तो वो सारे लोग कंड्यूट्स हैं एक तरह से, तो आपको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। हम आपको भेज देंगे इलाहाबाद, हम आपको भेज देंगे लखनऊ, हम आपको भेज देंगे गुवाहाटी, हम आपको भेज देंगे देहरादून। तो वो वही चीज़ यहाँ भी होगी। साउथ का आदमी वेस्ट में होगा, वेस्ट का आदमी नॉर्थ में होगा, नॉर्थ का आदमी ईस्ट में होगा। तो कैसे मतलब इन्फ्लुएंस होंगे? और क्या आज इन्फ्लुएंस नहीं है? अरे भाई, लेकिन जनता की भी तो चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। आप अगर यदि इसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के ऊपर जो ट्रैफिक का और वहाँ पे लोगों का लोड है इतना ज़्यादा आने जाने का, वो आपका घट करके 10% 20% तो कम होगा। और सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट जो केसेस का बर्डन है, वो केस का बर्डन कम होगा। अरे भाई, जिस हाई कोर्ट की बिल्डिंग में, मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जो हाई कोर्ट चल रही है, उसी में आप 4 कमरे 6 कमरे दे करके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चला सकते? 8 जज या 6 जज यहाँ क्यों नहीं दे सकते, ताकि पूरे वेस्टर्न इंडिया का जो मामला है वो पूरा का पूरा यहाँ चले? तो कितना फर्क पड़ेगा उससे? बहुत कमाल का फर्क पड़ेगा। जुडिशियल रिफॉर्म सबसे पहले ये शुरू होना चाहिए, नीचे से नहीं, ऊपर से होना चाहिए। बट थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑफ माइंड। इट वाज प्लेजर नोइंग थिंग्स जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे पता भी नहीं था कि आप कौन सी कहानियाँ और कैसे कैसे कहाँ से डॉट्स कनेक्ट होते हैं और क्या क्या एक्टिव है अभी। एंड हाईवे माफिया मैंने कभी नहीं सुना था, एंड इट्स इनसेन। प्लस उसके बाद जो स्टार्टिंग में आपने आपके जितने थॉट्स वेल प्रेजेंट करे अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री, रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सर, प्लेजर हैविंग यू। प्लेजर ऑफ माइंड, ऑल प्लेजर ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यार ये बहुत ज़्यादा है, इतनी तो पी ना जाए। जर्नलिज्म में लगती होगी ऐसे दिन भर? नहीं, मुझे नहीं लगती। हाँ, मतलब आपके पास समय कहाँ है कि खाएं पिएं कुछ करें? आप दिन तो चलते होंगे दुनिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू से प्रैक्टिस में रखा ये कि 1 कॉफ़ी इन अ डे, 2 चीज़ कोई और थी, 3 सिगरेट्स था एंड नो गर्ल्स। तो वो एकदम फिक्स 1 2 3 का रूल। हाँ, उसी कारण जिंदा है आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3,
ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.